गुड मॉर्निंग कमांडोज, कैसे हैं आप सभी लोग। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है ना। एंड पहले हमने क्या पढ़ा, पहले हमने देखा जेनेटिक्स को देखा हमने, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस को देखा हमने, फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के पार्ट 1 को देखा हमने। और पार्ट 1 में क्या देखा हमने कि डीएनए किस तरह का होता है, आरएनए किस तरह का होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है, किस प्रकार से बेस पेयरिंग होती है। फिर हमने ये भी देखा हमने कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मतलब क्या होता है, प्रमोटर्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा जेनेटिक कोड क्या होता है, कोडॉन का मतलब क्या होता है, एंटी कोडॉन क्या होता है, टीआरएनए क्या होता है, एमआरएनए क्या होता है, आरआरएनए क्या होता है, सबको देखा हमने, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, उसको भी समझा हमने, ठीक है बेटा। मतलब एक जीन अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है ये हम समझ गए, ठीक है। ये भी समझ गए हम कि जीन्स की ट्रिक्स, जेनेटिक्स, ठीक है ना, वो कैसी होती है वो भी समझ गए हम, ठीक है ना। मैं ऐसा ही बोलता हूं, जेनेटिक्स को मैं बोलता हूं ट्रिक्स ऑफ जीन्स या जीन की ट्रिक्स बोलता हूं मैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि कैसे हम जो है वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है, मल्टीपल एलिडिज्म क्या होता है, कोडोमिनेंस क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, डोमिनेंस और रेसिव का मतलब क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है। भूलना बिल्कुल मत दादा, जो तुमको पढ़ा दिया है ना वो याद रखना है, ठीक है। की नोट्स को कम से कम 3 बार पढ़ो, यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, पिछला रिवाइज करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है, तब एग्जाम निकाल पाओगे तुम, ठीक है ना। इसलिए कोई इफ और कोई बट नहीं, कोई मजाक में नहीं लेना चीजों को, जो पढ़ा दिया है ना। तुम्हारा ध्यान पढ़ने पर कम है, इस बात पर ज्यादा है गीतेन सर कब आएंगे, नंदी सर कब आएंगे, है ना, तो मतलब चाह क्या रहे हो, पढ़ लो भैया, पढ़ लो, ठीक है। सारे टीचर मिलकर तुमको एग्जाम निकालने में बेटा हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना, है ना। चलो, तो अभी मेरे बच्चे हो, सच्चे कमांडो हो, दम से पढ़ो, नो इफ नो बट, पूरा फोकस अपने गोल पर रहना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब तक हम ये बात समझ चुके हैं कि कोई भी जीन अपने आप को बाय द वे ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एक्सप्रेस करता है। कोई भी जीन को अपनी बात कहनी होगी तो वो कहने के लिए क्या करेगा, प्रोटीन को बनाएगा। वो डीएनए के टेम्पलेट पर आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है, और आरएनए के इसके इंफॉर्मेशन के आधार पर प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन है, ठीक है ना। हम समझ गए कि कोई भी जीन अपने आप को बाय द वे ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एक्सप्रेस करता है, ठीक है। अब मजे की बात यह है कि कोई भी जीन जब अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो उस सेल को पता कैसे होता है, कैसे पता चलता है कि किस समय उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। देखो, कोई भी सेल के पास में सबसे बड़ी ताकत क्या है, कोई भी कोशिका के पास में सेल के बारे में सबसे बड़ी ताकत है कि इट कैन सेंस इट्स एनवायरनमेंट। कॉन्शियसनेस हर सेल में होती है, हर सेल जो है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट पर नजर रख सकती है, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर सकती है। जब हम कहते हैं कि कोई सेल उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर रही है तो कोई ना कोई प्रोटीन रोल प्ले कर रहा है, कोई ना कोई एंजाइम रोल प्ले कर रहा है, कोई ना कोई फंक्शनिंग सेल के अंदर हो रही है, तभी तो रिस्पॉन्ड कर पा रही है सेल भाई, तभी तो सेल रिस्पॉन्ड कर पा रही है। एवरीथिंग इज डिपेंड्स अपॉन सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। पहले से पढ़ के रखा हम लोगों ने, आई याद है कि भूल गए, याद है ना। चलो, इसका मतलब लाइफ साइकिल के दौरान एक सेल को जब हम देखें तो उसकी अलग अलग समय पर रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है ना। कभी कोई जीन चालू करना पड़ेगा तो कभी कोई जीन बंद करना पड़ेगा। मतलब यह है कि जीन्स का रेगुलेशन जरूरी है, आपके घर की बिजली के समान है कि कभी आपको इस कमरे की लाइट ऑन करना है, कभी इसकी लाइट ऑफ करना है। आज का जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं, घर के स्टूडियो से रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। कारण, रात को 12 बजे फ्लाइट लैंड किया मेरा मुंबई, घर आते आते 1 बज गया, एयरपोर्ट दूर है, 2 बजे तक रात को सो पाया, सुबह सोकर उठा 6 बजे, मॉर्निंग मोटिवेशन रिकॉर्ड किया, फिर तुम्हारी रिकॉर्डिंग में आ गया मैं, ठीक है। क्यों? ट्रेवल का टाइम बचाने के लिए घर से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो थोड़ा स्टूडियो में डिफरेंस समझ में तुमको आ रहा होगा, आ रहा ना, ठीक है। तो मेरी बात सुनो ध्यान से, है ना। मैं सिर्फ इतना पूछ जाना चाहता हूं कि ये स्टूडियो अच्छा है कि वो स्टूडियो अच्छा है कि दोनों अच्छे हैं, ठीक है ना, है ना। मैं जो है तो कहने का मतलब, चलो, तो इसका मतलब इस स्टूडियो की जो लाइट्स, अब स्टूडियो कहां से बीच में आ गया, इसकी जो लाइट्स मैंने ऑन की हैं ये हमेशा ऑन नहीं रहती हैं। जब मैं रिकॉर्डिंग के लिए जाता हूं तो मैं इसकी लाइट्स को सारी ऑन कर लेता हूं, ठीक है। जब रिकॉर्डिंग खत्म, लाइट सारी ऑफ,
मतलब जब मुझे जरूरत है तब मैंने लाइट ऑन कर दी, जब नहीं है तो मैंने ऑफ कर दी। मतलब देयर इज ए सिस्टम, स्विच लगे हुए हैं, उनको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। वैसे ही हमारे सेल में जीन रेगुलेशन के लिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं जीन रेगुलेशन को बेटा, है ना। चलिए समझो बात को, के बात को समझना है हमको कि भाई एक जीन अपने आप को कैसे रेगुलेट करता है, क्या होता है ओपेरॉन, क्या होता है ऑपरेटर जीन, क्या होता है प्रमोटर जीन, क्या होता है रेगुलेटर जीन, क्या होते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स, कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जीन का रेगुलेशन किन किन लेवल पर होता है, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे इसमें। देखो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में ऑकर एट वेरियस लेवल, के जीन का नियमन अलग अलग स्तर पर हो सकता है बेटा। सबसे पहले तो आप ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल कर लो, आप डीएनए के टेम्पलेट पर एमआरएनए का बनना आप जो है वहीं पे कंट्रोल कर लो आपके। तो सबसे पहला होता है ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर, और ये आपको प्रोकैरियोटिक के अंदर प्रीडोमिनेंटली देखने मिलता है। यानी प्रोकैरियोटिक में चूंकि मल्टीपल लेवल नहीं होते, प्रोकैरियोटिक में जो है जीन का एक्सप्रेशन बड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से होता है, वहां पर एचएनआरएनए नहीं बनता है। अब एचएनआरएनए क्या होता है ये पढ़ा दिया मैंने, एक्सॉन, इंट्रॉन, स्प्लिट जीन, एचएनआरएनए, आरएनए प्रोसेसिंग, स्प्लाइसोसोम, आरएनए स्प्लाइसिंग, कि ना, कि भूल गए, याद है ना, तो पढ़ चुके हैं। कैपिंग, टैलिंग, ये सब पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, ठीक है। तो अभी क्या है कि प्रोकैरियोटिक में एचएनआरएनए नहीं होता, सीधा एमआरएनए बनता है, बल्कि बनते बनते ही काम करने लगता है, ये भी देखा था हमने। तो प्रोकैरियोटिक में सबसे अधिक मेजर जो है जीन रेगुलेशन का साइट जो है वो है ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे, पर यूकैरियोटिक में मल्टीपल लेवल है। पहले तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो बना है एचएनआरएनए, उसके फॉर्मेशन को कंट्रोल कर लो आप। पहला लेवल ये कि यदि आप यूकैरियोटिक के अंदर जीन को रेगुलेट करना चाहते हैं, यदि आप यूकैरियोटिक के अंदर जीन को रेगुलेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप एचएनआरएनए के बनने को रेगुलेट कर लें आप। उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है, मतलब इसका मतलब एचएनआरएनए, ठीक है, वो कन्वर्ट होता है एक्चुअल एमआरएनए में कन्वर्ट होता है। प्रोसेस को बोलते हैं हम आरएनए स्प्लाइसिंग बोलते हैं इसको हम, ठीक है ना। किससे होती है बेटा, स्प्लाइसोसोम से होती है प्रोसेस ये। इसमें इंट्रॉन को काट के बाहर कर देते हैं, एक्सॉन को जोड़ते हैं। आप इस प्रोसेस को रोक दो आप, तो आगे काम रुक जाएगा, जीन काम आगे नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये सेकंड रेगुलेशन लेवल है, प्रोसेसिंग लेवल है कि रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग। इसके बाद मान लो स्प्लाइसिंग भी हो गया, एमआरएनए बन भी चुका है, तो एमआरएनए को बाहर मत निकलने दो न्यूक्लियस से, एमआरएनए को न्यूक्लियस के बाहर मत निकलने दो, तो मतलब ट्रांसपोर्ट कंट्रोल कर लो आप। और मान लो बाहर निकल भी गया है, तो अब राइबोसोम के लेवल पे कंट्रोल करो उसको, ट्रांसलेशन को कंट्रोल करो आप, ठीक है। मतलब यूकैरियोटिक के अंदर, इसका मतलब यूकैरियोटिक के अंदर जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के वेरियस लेवल होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे होता है बेटा, है ना, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जिसको एचएनआरएनए बोलते हैं, उसे आप कंट्रोल कर सकते हो। फिर आरएनए स्प्लाइसिंग के लेवल पे होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एमआरएनए के लेवल पे होता है, फिर ट्रांसलेशन के लेवल पे होता है। और हम सब जानते हैं कि एट ए पर्टिकुलर टाइम, किसी दिए गए समय में एक पर्टिकुलर सेट जीन का काम करता है, एक्टिव होता है, और इस एक्टिव कंडीशन को हम बोलते हैं स्विच ऑन कंडीशन, इसे बोलते हैं हम स्विच ऑन कंडीशन बोलते हैं इसको हम, ठीक है ना। और ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है बाय द वे ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, और जो प्रोटीन बनेगा, एंजाइम बनेगा, वो ही मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए जिम्मेदार रहेगा वो, ठीक है। चलिए प्रोकैरियोटिक में सबसे इंपॉर्टेंट साइट क्या होता है, कंट्रोल द रेट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, प्रीडोमिनेंट साइट होता है, क्योंकि क्या होता है इसमें एचएनआरएनए होता नहीं है, आरएनए स्प्लाइसिंग इसमें होती नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें होती नहीं है, ठीक है। तो सबसे मेजर साइट क्या होती है ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे कंट्रोल कर दें आप, ठीक है। मतलब एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट द गिवन प्रमोटर, के आपको पता होना चाहिए कि मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था बेटा कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर पर जाकर जुड़ता है और फिर स्ट्रक्चरल जीन को कॉपी करता है वो और एमआरएनए को बनाता है। मतलब आरएनए पॉलीमरेज का ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जुड़ने का स्थान क्या होता है, प्रमोटर जीन होता है। नीट 2022 का क्वेश्चन है ये, मैं कह रहा हूं आपसे, लिख लो इसको, मैंने कहा है मतलब एग्जाम में आएगा ये, मैं कह रहा हूं बेटा आपसे, लिख लीजिए इसको के। आरएनए पॉलीमरेज के जुड़ने का स्थान ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या होता है, प्रमोटर जीन होता है। आरएनए पॉलीमरेज का ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जुड़ने का स्थान प्रमोटर होता है, उसके बाद वो ट्रांसक्रिप्शन करता है, स्ट्रक्चरल जीन को वो कॉपी करता है वो, ठीक है, उसको उसके आधार पर एमआरएनए को बनाता है वो, ठीक है।
फिर आपको पता होना चाहिए, मैंने आपसे कहा था सिग्मा फैक्टर होता है, रो फैक्टर होता है। सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन में हेल्प करता है, रो फैक्टर उसको रिलीज होने में हेल्प करता है ना, ठीक है। फिर जो आपका हम कहते हैं कि जो एसेसरी प्रोटीन जो बनते हैं, कई बार क्या होता है कि वो जीन के स्विच को ऑन भी करते हैं, ऑफ भी करते हैं, तो वो एक्टिवेटर रिप्रेसर दोनों प्रकार के वो हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब ऑपरेटर क्या होता है बेटा, ठीक है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो बेटा, ऑपरेटर वो जीन होते हैं, वो डीएनए सीक्वेंस होते हैं जो प्रोटीन से इंटरेक्ट करते हैं। क्या होता है, कई बार सुनना बात ध्यान से, कई बार होता क्या है कि जब जीन रेगुलेशन करना होता है तो देयर इज ए सेट ऑफ जीन जो स्ट्रक्चरल जीन के पहले होते हैं। अब आप बोलोगे सर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है बात। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि तुम्हारे कमरे में एक बल्ब लगा हुआ है, चलो ट्यूबलाइट लगी हुई है, अरे भाई टेबल लैंप लगा हुआ है, तुम्हारी बात कर रहा हूं, ठीक है। तुम्हारे कमरे में एक लाइट लगा हुआ है, उस लाइट को तुम जब ऑन, बल्ब को तुम ऑन या ऑफ करते हो, ट्यूबलाइट को ऑन या ऑफ करते हो, तो क्या तुम कैसे करते हो? इलेक्ट्रिक स्विच से। तो इलेक्ट्रिक स्विच में से उजाला आ रहा है क्या? मेरी बात सुनना ध्यान से, क्या उजाला इलेक्ट्रिक स्विच में से आ रहा है? क्या जो उजियारा है वो इलेक्ट्रिक स्विच में से आ रहा है? नहीं, वो तो बल्ब में से आ रहा है, ट्यूबलाइट में से आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक स्विच क्या है? वो एक करंट का सर्किट है जो इसने कनेक्ट कर दिया, काम आगे बढ़ गया। उस इलेक्ट्रिक स्विच के आगे क्या है? उस कमरे का फ्यूज है, फ्यूज से करंट फ्लो होकर इलेक्ट्रिक स्विच तक जा रहा है। आपने फ्यूज निकाल दिया, काम फिर बंद हो गया। अब उस फ्यूज के आगे क्या है? मेन फ्यूज है, मीटर के पास मेन वाला फ्यूज लगा हुआ है, वो है। आपने मेन फ्यूज को निकाल दिया, पूरे घर की बिजली, बत्ती चली गई, पूरे घर की बिजली चली गई। हाँ, उससे भी आपने टेबल लैंप को बंद कर सकते हो। और उसके बाहर क्या है भाई? मीटर के पास मेन कनेक्शन आया हुआ है, उसको काट दीजिए, खत्म काम, पूरी बिजली चली गई। मतलब आपके कमरे के टेबल लैंप को, आपके कमरे के ट्यूबलाइट को बंद करने के लिए आप उस ट्यूबलाइट का स्विच इस्तेमाल कर सकते हैं, उस कमरे का फ्यूज इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरे घर का मेन सर्किट फ्यूज यूज कर सकते हैं, मीटर का तार काट सकते हैं, सबसे भी बंद हो जाएगा वो। इसका मतलब यह कि उस बल्ब के एक्शन को कंट्रोल करने के लिए मल्टीपल लेवल्स आर प्रेजेंट। उस बल्ब के एक्शन को कंट्रोल करने के लिए कुछ सेट ऑफ सर्किट प्रेजेंट है। उस बल्ब के या उस ट्यूबलाइट के ऑन और ऑफ को कंट्रोल करने के लिए घर का स्विच, मेन फ्यूज, घर का मेन फ्यूज, मीटर के पास जुड़ा हुआ कनेक्शन है। ऐसे ही समझ लो आप कि स्ट्रक्चरल जीन एक बल्ब के समान है, ट्यूबलाइट के समान है। उसके आगे क्या? उसके आगे है जीन्स का एक ग्रुप प्रेजेंट है, उसके आगे जीन्स का एक ग्रुप प्रेजेंट है, प्रमोटर, ऑपरेटर, है ना। उसके आगे जीन्स का पूरा एक ग्रुप प्रेजेंट है जो उसे कंट्रोल कर रहा होता है। अब ये अब वहां पे जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल लिया तो मैंने कहा रिएक्शन, कौन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या था? करंट। यहां पे प्रोटीन होता है, तो एक सर्टेन काइंड ऑफ प्रोटीन जिसको बोलते हैं हम रेगुलेटरी प्रोटीन, सुनते हैं ना कहानी, एक विशेष तरह का प्रोटीन जो रेगुलेटरी प्रोटीन होता है, वो कुछ जीन उसको बनाते हैं, और वो प्रोटीन जो है वो स्ट्रक्चरल जीन के सामने जो जीन प्रेजेंट होते हैं उनको वो कंट्रोल कर सकता है। यदि वो प्रोटीन जाकर जुड़ गया तो स्विच ऑफ है, कॉमन फंडा है। यदि वो प्रोटीन ऑपरेटर जीन वो जगह है, ऑपरेटर जीन वो जगह है जहां पर प्रोटीन आकर जुड़ते हैं, ऑपरेटर जीन वो जगह है जहां पर रेगुलेटरी प्रोटीन आकर जुड़ते हैं। जैसे ऑपरेटर जीन पर रेगुलेटरी प्रोटीन आकर जुड़ेगा, ऑपरेटर जीन बोलेगा स्विच ऑफ, काम बंद। ऑपरेटर से प्रमोटर को सूचनाएं नहीं जाएंगी और प्रमोटर से वो स्ट्रक्चरल जीन को इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, बात ही खत्म हो गई। मतलब ऑपरेटर जीन वो डीएनए सीक्वेंस है जो प्रोटीन से इंटरेक्ट करता है, और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, याद रखना। अब देखो कुछ चीजें बिल्कुल दिमाग में क्लियर करो। प्रमोटर जीन वो सीक्वेंस है डीएनए का जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ता है, काम शुरू करता है। ऑपरेटर जीन वो सीक्वेंस है डीएनए का जहां पर रेगुलेटरी प्रोटीन आकर जुड़ते हैं। मतलब कुछ प्रोसेस तो होती होगी, तभी तो जीन को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो अभी दो बातें दिमाग में रखना। प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ता है, ऑपरेटर जीन से रेगुलेटरी प्रोटीन आकर जुड़ते हैं। जी जुड़ेंगे प्रोटीन, स्विच ऑफ होगा, कोई भी दूसरा कारण नहीं, ऑफ होगा, नहीं जुड़ेगा स्विच ऑन रहेगा, याद रखना ये भी, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ऑपरेटर वो डीएनए सीक्वेंस है, ऑपरेटर वो डीएनए सीक्वेंस है जो प्रोटीन से इंटरेक्ट करते हैं। द एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रोमोटर बिगिंस रीजन, द एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रोमोटर रीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए फॉर आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ऑपरेटर रीजन कहने का मतलब ये कि प्रोमोटर होता क्या है, ये प्रोमोटर जीन है, ये ऑपरेटर जीन है, और ये होते हैं स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। ठीक है ना। तो प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ता है, ऐसे जुड़ता है। ठीक है ना। तो प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ेगा तो अब इसके बाद ये ऐसे काम करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ये तो स्ट्रक्चरल जीन को कॉपी कर लेगा। ठीक है, लेकिन मान लो कभी ऐसा हो कि यहां पर मैंने आपसे कहा कि जो आपका ऑपरेटर जीन है, प्रमोटर जीन है, उसके बाजू में ऑपरेटर जीन है, फिर स्ट्रक्चरल जीन के ऑपरेटर जीन जो है वो रेगुलेटरी प्रोटीन को अपने आप से जोड़ता है, वो रेगुलेटरी प्रोटीन को अपने आप से जोड़ सकता है। मान लो ये रेगुलेटरी प्रोटीन है, ये एक रेगुलेटरी प्रोटीन है, ये आके जुड़ गया इससे। इमेजिन करते हैं कि यानी ऑपरेटर जीन से एक रेगुलेटरी प्रोटीन आकर जुड़ गया, तो क्या इसने प्रमोटर की वो जगह जहां पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता उसको छिपा दिया कि नहीं छिपा दिया? छिपा दिया इसने। मतलब ऑपरेटर जीन से जैसे ही रेगुलेटरी प्रोटीन आकर जुड़ा तो उसने उस जगह को छिपा दिया, उसने जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ता प्रमोटर जीन से, इसलिए आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ पाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। क्लियर? अब ये पूरा जो यूनिट देख रहे हो आप पूरा अटके कि प्रमोटर जीन है, ऑपरेटर जीन है, स्ट्रक्चरल जीन है, ये सब क्या है? ये सेट ऑफ जीन है जो कि जीन रेगुलेशन में इन्वॉल्व है। जीन का एक ग्रुप है जो कि जीन के नियमन में इन्वॉल्व है, इसी को ओपेरॉन बोलते हैं। तो ओपेरॉन इज नथिंग, इट इज ए ग्रुप ऑफ जीन्स दैट इज इन्वॉल्व इन द जीन रेगुलेशन। ओपेरॉन प्रोकैरियोटिक सेल में देखने मिलता है आपको। ठीक है, और ये बेसिकली क्या है? ग्रुप ऑफ जीन्स है जो कि जीन रेगुलेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, याद रखिए कुछ ओपेरॉन यूक्रिटिक में भी देखे गए हैं, परंतु अभी हमको उस पर उलझना नहीं है। अभी हम बात करेंगे लेक ओपेरॉन की बात करेंगे जो बैक्टीरिया के अंदर हमको देखने मिलता है। इन मोस्ट केसेस द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेटर बाइंड ए रिप्रेसर प्रोटीन के बोल रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ऑपरेटर का क्रम सीक्वेंस होता है वो रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ता है, और ये प्रोटीन है जो कि किससे बनकर आते हैं? ये जो प्रोटीन है दे आर दी प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटरी जीन, जिसको हम स्मॉल आई से शो करते हैं। ठीक है, यानी जो रिप्रेसर प्रोटीन होते हैं बेटा, रिप्रेसर प्रोटीन किसका उत्पाद होता है? रिप्रेसर प्रोटीन रेगुलेटर जीन से बनकर आता है, और ये रेगुलेटर जीन को हम स्मॉल आई से शो करते हैं। ठीक है, हर एक ओपेरॉन का अपना स्पेसिफिक ऑपरेटर सीक्वेंस होता है, अपना स्पेसिफिक रिप्रेसर प्रोटीन होता है। हर एक ओपेरॉन का अपना एक स्पेसिफिक ऑपरेटर जीन होता है और उसका अपना स्पेसिफिक रिप्रेसर प्रोटीन होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नीट 2022 में ये स्टेटमेंट बनकर आएगा, ट्रू और फॉल्स के स्टेटमेंट के अंदर आएगा बेटा, याद रखना। ठीक है, अब जो ओपेरॉन हमारे को दे रखा है बुक के अंदर वो है बेटा लेक ओपेरॉन है। हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा? हम बात कर रहे हैं बेसिकली किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम लेक ओपेरॉन के बारे में हम बात करेंगे बेटा के। और लेक ओपेरॉन क्या होता है बेटा, है ना? उसमें आपको देखने मिलेगा लेक ऑपरेटर देखने मिलेगा। ठीक है, अब ये लेक ओपेरॉन का मतलब क्या? यहां पर लेक का मतलब है लैक्टोज शुगर, लेक का मतलब है लैक्टोज शुगर के। लैक्टोज इज ए डाइसैकेराइड शुगर। लैक्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज शुगर, वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, वन मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का। ठीक है, बीटा लिंकेज बनेगी और क्या बनेगा? लैक्टोज शुगर बनेगा। लैक्टोज इज डाइसैकेराइड। ठीक है, क्लियर? तो लैक्टोज शुगर जो होता है उसकी मेटाबॉलिज्म से जुड़े हुए एंजाइम होते हैं। तो लेक ओपेरॉन का मतलब क्या है? लेक ओपेरॉन में बेसिकली क्या होगा? लेक ऑपरेटर जीन देखने मिलेगा आपको। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं लेक ओपेरॉन में? जो आपका लेक ओपेरॉन है बेटा उसमें क्या होगा? उसमें इसका संबंध होगा एंजाइम्स फॉर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। क्या? देखो बेटा, नॉर्मली जो एस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया होता है, नॉर्मली एस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया जो होता है वो ग्लूकोज खाना पसंद करता है। भाई तुमको पसंद है खाना रोटी, तुम नॉर्मली रोटी सब्जी खाते हो, दाल चावल खाते हो, लेकिन तुम विदेश में कहीं पर प्रेजेंट हो तो वहां पे तुमको यदि ब्रेड खाना पड़े तुम्हें, या वहां का इस लोकल कोई फूड खाना पड़े, तो खाओगे कि नहीं खाओगे? जिंदा रहने के लिए खाना पड़ेगा भाई। मुझे ध्यान अच्छे से कि एक बार हम लोग जो है वो टर्की गए थे,
तुर्की बोलते हैं कई लोग उसको, टर्की बोलते हैं हम लोग उसको, के तुर्की तर्की है। वहां गए थे तो वहां पर क्या था, वहां की जो कैपिटल है अंकारा, वहां पर हम लोग रुके। अब वहां पे क्या है कि उससे ये बात है, कब की ये बात होगी, मुझे लगता है 2011 की बात होगी, 2011 की बात होगी, मतलब आज की 11 साल पुरानी बात है ये। तो उस समय जब हम वहां गए तो उस समय वहां पे अंकारा के अंदर, चूंकि अंकारा कोई टूरिस्ट प्लेस तो है नहीं है, इस्तांबुल इज ए टूरिस्ट प्लेस, इस्तांबुल इज ए टूरिस्ट प्लेस, तो वहां दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं, तो वहां सब तरह के रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे। और अंकारा चूंकि वहां का कैपिटल है, तो वहां पर क्या, वहां पर जो है वो टूरिस्ट कम आते हैं, मतलब कोई ऐसी चीज है नहीं वहां पे जब टूरिस्ट वहां पहुंचे, पर चूंकि वहां पे कुछ काम था हम लोगों को, भारतीय का ट्रेनिंग भी वहां पे था, तो हम लोग अंकारा पहुंचे। जब अंकारा में गए तो वहां जाके हमने देखा कि हम लोग रुके, एक उनका ट्रेनिंग स्कूल का अपना हॉस्टल था, उसमें रुके हम लोग। तो वो अपना उनका खाना, वो टर्किश खाना है पूरा, उनका जो नॉनवेज पकाने का स्टाइल वो पूरा डिफरेंट है। जैसे वो मछली भी पकाएंगे ना, तो पूरा लंबा वाला मछली सीधा का सीधा प्लेट में रखा के जाएगा, वो मतलब किसी नदी से निकाल के लाके प्लेट में रख दी उन्होंने, देखने में ऐसे ही लगेगा, वो अंदर पकी होगी भले से, लेकिन वो डिफरेंट टाइप का उनका फूड कल्चर था। तो हम लोग बड़े परेशान कि भैया आप जो है ये लोग सब पूरे, हम सब लोग वेज बेसिकली, हमारा पूछोगे तो हम ऐसे हैं कि हम 99.9% तो वेज हैं, पर कभी कभी जो है वो मौका वक्त पड़े तो कुछ खा भी लेते हैं, कि ऐसा नहीं है कि कोई हमको कोई ऐसा कोई दिमाग में वो है, अब स्वीकार कर रहे हैं सच, पर बहुत दिन से, मतलब अब 99.9% क्या होती है, वो प्योरिटी होती है और क्या होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब हम लोगों ने ढूंढा वहां पे कहीं पे क्या खाएं भाई, तो पहुंचे कहीं पे, तो वो मोटी वाली ब्रेड मिलती है वहां पे, क्या तो रोटी, जिसको वो रोटी बोलते हैं ना, वो बेसिकली ब्रेड होती है बड़ी वाली, जो मिडिल ईस्ट में चलती है, जो मिडिल ईस्ट में जो बच्चों का कनेक्शन है वो जानते होंगे कि वहां पे रोटी के नाम पे वो ना सड़क किनारे ही बिकती, खूब सारी गोल गोल ब्रेड होती है, गोल गोल, अपनी ब्रेड अलग होती है, अपनी उनकी ब्रेड ही रोटी को बोलते हैं उसको, वो मिलती है यहाँ पे। बेगन की एग प्लांट बोलते थे उसको, एग प्लांट बोलते हैं बेगन को, वही मालूम चला अपने को, पहले अपन तो ब्रिंजल बोलते थे, छोटी क्लास से पढ़ता है, बेगन मतलब ब्रिंजल, वहां पे उसको एग प्लांट बोलते देखा अपन ने। तो भारती पूछती है अंडा तो नहीं है, मैंने कहा अंडा नहीं भैया, एग प्लांट है, बेगन है के। तो बेगन की सब्जी और वो खाए हम लोग, 3-4 दिन तक वही खाए। एक ही रेस्टोरेंट मिला वहां पे जिसके यहाँ बनती थी बेगन की सब्जी, भी क्या थी वो, तो सब्जी के नाम पे एक डिफरेंट ही चीज थी, वो दिया करता था उठ के, तो उससे खा के पेट भरते थे, बच्चे भी वही खाते था, बड़ा वाला बेटा था, छोटा तो था नहीं, काम चलाया अपना। लेकिन जब इंडिया लौट के आए तो फिर वो नहीं खाया दोबारा वो वाला रोटी और बेगन, वो वाला नहीं खाया दोबारा, नॉर्मल खाना खाया, मतलब मजबूरी में हमने वो खाया, दोनों टाइम खाया वो चीज, ठीक है। बैक्टेरिया के साथ भी ऐसा है कि उसको ग्लूकोज खाना है, ग्लूकोज का फेवरेट फूड है, लेकिन मान लो मीडियम के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट ना हो तो भूखो तो नहीं मर जाएगा वो, तो कुछ और चाहिए उसको। और मीडियम में यदि ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है पर लैक्टोज प्रेजेंट है, तो बैक्टीरिया नॉर्मली क्या मैं वो रोटी खाता, क्या मैं वो बेगन खाता, भैया मेरे कल्चर का हिस्सा नहीं, मैं नहीं खाता उसको, मेरे को नहीं जमता वो उतना, मेरे को अपने घर की रोटी अच्छी लगती है। नॉर्मली मेरा प्रेफर फूड वो है ही नहीं है कभी किसी सूरत में, यदि मेरे को इंडियन फूड अवेलेबल है तो मैं वही खाऊंगा, मैं क्यों खाऊंगा वो मिडिल ईस्ट वाला फूड, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं शुरू से उसको खाते हुए, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बैक्टीरिया भी कहता है भैया मैं तो ग्लूकोज खाता हूं, लेकिन जब मीडियम में ग्लूकोज नहीं होगा तो मजबूरी में लैक्टोज खाना पड़ेगा। जब मजबूरी में लैक्टोज खाना पड़ेगा तो मजबूरी में उन एंजाइमों को बनाना पड़ेगा जो लैक्टोज को पचाने वाले होंगे, और वो एंजाइम को बनाने वाला एक सिस्टम प्रेजेंट है जिसे लेक ओपेरॉन कहते हैं। क्लियर? तो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, और ये एंजाइम क्या है बेटा, ये है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम लैक्टोज पर काम करता है, उसे ग्लूकोज गैलेक्टोज में तोड़ता है। दूसरा एंजाइम है लेक परमिएज, वो लैक्टोज की परमिलिटी को बढ़ाता है, ताकि सेल मेम्ब्रेन की परमिलिटी को बढ़ाएगा ताकि लैक्टोज अंदर आ सके तो पचा सके, अंदर ही नहीं आएगा तो क्या पचाएंगे। तो नॉर्मली बैक्टीरिया लैक्टोज को लेना ही पसंद नहीं करता, लेकिन मजबूरी में लाना पड़ेगा अंदर उसको। तो लेक परमिएज लैक्टोज के लिए मेम्ब्रेन की परमिलिटी को बढ़ाता है। तीसरा एंजाइम है ट्रांस एसिटाइलेज, एग्जैक्ट फंक्शन नहीं मालूम इसका, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि ये शायद गैलेक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो कुल मिलाकर 3 एंजाइम चाहिए हमको, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लेक परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज। ये तीनों एंजाइम को बनाने के लिए हमको स्ट्रक्चरल जीन को चालू करना पड़ेगा, और ये स्ट्रक्चरल जीन होते हैं ZYA, याद रखना के ZYA। अब आगे बात करेंगे, ZYA स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, और सारा खेल इसी चीज का है। पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए को बनाना पड़ता है जिससे कि ये तीनों एंजाइम बन सके। क्लियर? ठीक है, तो ये है लेकोपेरॉन। तो लेकोपेरॉन में क्या है, लेकोपेरॉन में एक
सबसे पहले तो एक रेगुलेटरी प्रोटीन प्रेजेंट है, आई मतलब रेगुलेटर प्रोटीन। हमने कहा पहले समझ लो बेटा इसको, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सी रेगुलेटर प्रोटीन है ये, अरे सॉरी रेगुलेटर जीन है ये, प्रोटीन बनाएगा ये रेगुलेटर जीन, ठीक है, हम ठीक करते हैं, ये रेगुलेटरी जीन है बेटा, ठीक है ना। ये बनाएगा एमआरएनए और इससे बनेगा रेगुलेटर, या हम बोलेंगे रिप्रेसर प्रोटीन, हम इसके लिए सही वर्ड यूज करते हैं, हम बोलेंगे इसको रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है ना। इससे बनेगा अपना रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा इससे, ठीक है ना। फिर क्या प्रेजेंट है, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और फिर ZYA स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब क्या होता है बेटा, नॉर्मल कंडीशन में, ध्यान से बात सुन के, मतलब ये, अब एक बात समझे, रेगुलेटर जीन लगातार काम कर रहा होता है, लगातार उसका एमआरएनए बना रहा होता है, लगातार रेगुलेटर जीन से रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा होता है। नॉर्मल कंडीशन में जब लेक ऑपरॉन को चालू करने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में जब लेक ऑपरॉन को चालू नहीं करना है, तो ये रेगुलेटर प्रोटीन जो है बनने के बाद ऑपरेटर जीन से जाकर जुड़ता है, ये जुड़ गया, इसने प्रमोटर का साइट ब्लॉक कर दिया है, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पर नहीं जुड़ पाएगा, स्ट्रक्चरल जीन काम नहीं कर पाएंगे, मतलब ये स्विच ऑफ कंडीशन हो गई, ये स्विच ऑफ कंडीशन हो गई। अब सिंपल सा क्वेश्चन जो नीट 2022 में तुमसे कर सकते हैं, बताइए कि लेक ऑपरॉन में कौन कौन से जीन इन्वॉल्व है, रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन का सीक्वेंस बताइए, ZYA, Z किसके लिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेस के लिए, Y किसके लिए, लेक परमिएस के लिए, A किसके लिए, ट्रांसएस्टाइलेस के लिए। अच्छा ठीक है, अच्छा बताओ लेक ऑपरॉन का स्विच ऑफ करने के लिए कौन किससे जुड़ता है, ये नीट 2022 का क्वेश्चन। लेक ऑपरॉन का स्विच ऑफ करने के लिए कौन किससे जुड़ता है, तो लेक ऑपरॉन का स्विच ऑफ करने के लिए रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो ऑपरेटर जीन से जुड़ता है। टिनिंग, याद रखना, अब इसको भूलना नहीं। ये टिनिंग है ना, जेम्स बॉन्ड का म्यूजिक है, बॉन्ड दिखा था ना, बॉन्ड देखा, बॉन्ड मूवी का ट्रेलर कभी, कि बॉन्ड मूवी नहीं देखते आजकल, साउथ इंडियन मूवी देखते हो, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, वही मूवी देखते हो बस, है ना, ठीक है, समझ गए ना। मतलब अपने को ये जो इस पुष्पा का जो स्टाइल है ना, ये अपने को एग्जामिनर को दिखाना है, मैं झुकेगा नहीं साला, मतलब मैं हारेगा नहीं, मैं जीतेगा, मैं फोड़ के आएगा पेपर, ठीक है, समझ गए ना। मतलब कमांडो के अंदर वो पुष्पा वाला एटीट्यूड होना चाहिए। मेरे को तो उस मूवी में सबसे अच्छा उसका एटीट्यूड लगा, उसका कॉन्फिडेंस, कि बॉस कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा, मतलब जो चीज सीखने लायक है वो, मतलब उस मूवी में कुछ भी हो, मतलब वो तो साउथ इंडियन मूवी है तो कुछ भी हो सकता है, कि हीरो जो है वो हो सकता है पृथ्वी उठा के फेंक दे, हीरो मतलब पृथ्वी पे खड़ा होकर पृथ्वी उठा के फेंक दे हीरो, सूर्य को पकड़ ले, वो साउथ इंडियन मूवी में एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, जो सोच सकते हो वो कर देंगे वो। और हॉलीवुड की मूवी में भी तो ऐसे होता है। अब तुम बोलोगे सर हॉलीवुड तो, अरे हॉलीवुड में क्या क्या, वो चूड़ी वाला आदमी एक आया था बीच में भी, सेंचिन क्या नाम था उसका ना, उस चूड़ियां थी उसकी, तो चूड़ी से मार देता था कि फिर वो अपना कैप्टन अमेरिका ना ये ना स्पाइडरमैन ना ये कूद रहे इधर उधर के, तो अपना क्या ये क्या ये नहीं फेंका फाकी, लोग बोलते हैं साउथ इंडियन फिल्में, अरे अपने यहां भी बहुत सबसे अच्छे तो बेचारे बॉलीवुड वाले हैं, सिर्फ पेड़ के आसपास दौड़ रहे हैं। पुराने 70s के देख लो आप, अरे बात मैं कभी 70s के गाने देखता हूं ना, 70 के दशक के गाने, तो क्या देखता हूं मैं, 60-70 हीरो है, हीरोइन है, हीरोइन दौड़ रही है बगीचे में, फिर हीरो दौड़ रहा है बगीचे में, फिर हीरोइन पेड़ के पास से हो गई, फिर हीरो पड़ गया, उसी में गाना पूरा हो गया, गा दिया, चलते चलते इधर कोई दौड़ रहा है, अरे रुक के बैठ के बात कर लो भाई, भाई यू आर रनिंग, इधर दौड़ रहा था। फिर वो 90s का दशक आया कि हीरो हीरोइन है, गाना शुरू हुआ, जाने कहां से 200-400 लोग पीछे आ गए, वो हीरो ऐसे कर रहा था, 200-400 लोग भी ऐसे कर रहे,
जाने कितने लोग आके जब मतलब सब इसी का इंतजार कर रहे थे कि तुम कब गाना गाओगे तो हम आ जाएंगे जुड़ के, एक जैसे कपड़े पहन के आ गए। अरे मतलब कॉमन सेंस की कभी सोचोगे ना, कभी फिल्मों को देख के सोचोगे कि यार तुम क्या है ये, मतलब बताना क्या चाहते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो भाई। खैर लौट के वापस आते हैं अपने मुद्दे पे। पॉइंट इज दैट कि लेक ऑपरॉन का स्विच ऑफ करने के लिए कौन किससे जुड़ता है देख लो अच्छे से, ठीक है ना। लेक ऑपरॉन का स्विच ऑफ करने के लिए ऑपरेटर जीन जो है उससे रिप्रेसर प्रोटीन आकर जुड़ता है। स्विच ऑफ हो गया, और स्विच ऑफ हो गया क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन ने जब ऑपरेटर जीन से जाकर जुड़ा वो, तो वहां पर उसने प्रमोटर का वो साइड ब्लॉक कर दिया जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ता, इसलिए जीन आगे काम नहीं हो पाया। आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ पाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। तो लेक ऑपरॉन अपना काम ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर करता है, कोई डाउट नहीं इसमें हमको, ठीक है। चलिए अब ये बताया किसने, ये सारी कहानी का मन में सोच ली, कोई बताया होगा इसके बारे में, ठीक है। फ्रैंकोइस जैकब एंड जैकस बोनार्ड, ठीक है, 1961। लेक ऑपरॉन लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए इन्होंने इसको दिया। इन्होंने कहा पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन ZYA, उन्हें कंट्रोल करने के लिए एक लेक ऑपरॉन काम करता है, और इसके लिए कॉमन प्रोमोटर और रेगुलेटरी जीन इन्वॉल्व होता है, और ये हमको बैक्टीरिया में कॉमनली देखने मिलता है, और बेस्ट एग्जांपल इसका है एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। लेक ऑपरॉन में एक रेगुलेटर जीन होता है, आई जीन कहते हैं, 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, ZYA होते हैं, ठीक है। आई जीन जो होता है वो रिप्रेसर प्रोटीन को कोड करता है, जेड जीन जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेस को कोड करता है, जो कि बेसिकली लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। वाई जीन लेक परमिएज को कोड करता है, जो सेल मेम्ब्रेन की परमिलिटी को बढ़ाता है ताकि लैक्टोज अंदर सेल के आ सके, ठीक है। ए जीन ट्रांस एस्टाइलेस को कोड करता है, एग्जैक्ट फंक्शन मालूम नहीं है पर कहते हैं कि गैलेक्टोज को ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये सभी जीन 3 जीन प्रोडक्ट जो होते हैं उनके लिए उनको उनकी आवश्यकता होती है लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए। इसका मतलब जब स्पेसिफिक कंडीशन होगी, जब नॉर्मल कंडीशन है तब तो लेक ऑपरॉन ऑफ है, लेकिन जब स्पेसिफिक कंडीशन होगी, जब मीडियम में ग्लूकोज नहीं होगा, लैक्टोज ही प्रेजेंट होगा, तो इसको ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। लैक्टोज इंड्यूसर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अब ये लैक्टोज इंड्यूसर मॉलिक्यूल क्यों बोल रहे हैं, अब एक बात हम समझते हैं। हमने कहा ये हो गया आई जीन, रेगुलेटर जीन हो गया, ये प्रमोटर जीन हो गया, ऑपरेटर जीन हो गया, फिर ये ZYA स्ट्रक्चरल जीन होगा ये, ठीक है बेटा, है ना। इससे क्या बना, रेगुलेटर जीन से एक mRNA बना, ठीक है। इस mRNA से क्या बना, एक रिप्रेसर प्रोटीन बना, ठीक है। सपोज हमने कहा ये रिप्रेसर प्रोटीन बना ये, ठीक है। एक हमने मान लिया कि ये एक रिप्रेसर प्रोटीन बना, ठीक है। और हमको मालूम है कि नॉर्मल कंडीशन में ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये ऑपरेटर जीन से जाकर जुड़ता है और लेक ऑपरॉन का स्विच ये ऑफ कर देता है। नॉर्मल कंडीशन में हमको ये मालूम है, नॉर्मल कंडीशन में हमको मालूम है कि रिप्रेसर प्रोटीन बनने के बाद ऑपरेटर जीन से आकर जुड़ेगा और वो उसका स्विच ऑफ कर देगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए ये हो गया लैक्टोज शुगर, हमने कहा दिस इज दी लैक्टोज, ठीक है। तो क्या होता है जब मीडियम में, जब साइटोप्लाज्म में लैक्टोज शुगर आ जाता है, मीडियम में कुछ ना कुछ लैक्टोज जो आता है बाहर से, तो वो लैक्टोज होता है वो क्या करता है, वो लैक्टोज शुगर इस रिप्रेसर प्रोटीन से जाकर जुड़ जाता है। ये मैंने कहा आपसे, ये हो गया है रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है। और ये हो गया है इसका लैक्टोज शुगर, मान लो जुड़ गया, तो इससे क्या हो गया, ये हो गया इनएक्टिव। अब इसको जुड़ गया, यानी जैसे ही लैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन से जाकर जुड़ा तो ये हो गया इनएक्टिव रिप्रेसर। ये क्या हो गया, ये रिप्रेसर हो गया इनएक्टिव। जुड़ने के बाद अब वो ऑपरेटर जीन से जाकर नहीं जुड़ पा रहा अटके, तो हमने क्या बोला, हमने कहा इनएक्टिव रिप्रेसर मतलब unable to bind with ऑपरेटर जीन, नहीं जुड़ पा रहा ऑपरेटर जीन से, वो नहीं जुड़ पा रहा है तो ऑपरेटर से नहीं जुड़ पा रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज यहां पे जुड़ गया, यहां पे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ गया और उसने यहां पे
ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर दिया इसने और एमआरएनए को बना दिया इसने। तो स्विच क्या हो गया? स्विच हो गया ऑन। स्विच क्या हो गया? स्विच हो गया ऑन। ठीक है, इसका मतलब यह है कि यदि मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछता हूं, मैं आपसे मैं एक सिंपल सी चीज पूछता हूं कि लेक ऑपरेंड का स्विच ऑन करने के लिए कौन किससे जुड़ेगा, तो बताइए। पहले तुम आंसर करो फिर बताता हूं कि ध्यान से देखो और आंसर करो कि लेक ऑपरेंड का स्विच ऑन करने के लिए बेटा कौन किससे जुड़ेगा। लेक ऑपरेंड का स्विच ऑन करने के लिए कौन किससे जुड़ेगा? सामने दिखाई पड़ रहा है यार आंखों से। लेक ऑपरेंड का स्विच ऑन करने के लिए रिप्रेसर प्रोटीन से लैक्टोज जुड़ेगा। तो लेक ऑपरेंड किसकी प्रेजेंस के कारण इंड्यूस हो गया, चालू हो गया? कौन ऐसा आया जिसने लेक ऑपरेंड को चालू कर दिया? आपने कहा लैक्टोज ऐसा है जो बाहर से आया और इसने रिप्रेसर को रोक दिया ताकि स्विच ऑन हो सके। तो इसको क्या बोल दिया हमने? इसको बोल दिया हमने इंड्यूसर। तो लैक्टोज इज द इंड्यूसर। नीट का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। लेक ऑपरेंड में लैक्टोज शुगर इज द इंड्यूसर, और इंड्यूसर जब रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ता है तो रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव हो जाता है और लेक ऑपरेंड का फिर स्विच जो है वो ऑन हो जाता है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से जाकर जुड़ पाता है। क्लियर? ठीक है, तो लैक्टोज इंड्यूसर है, ये स्विच ऑन और ऑफ में को रेगुलेट कर सकता है। ठीक है ना? यदि लैक्टोज एब्सेंट होगा तो रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर जीन से जुड़ेगा और ये आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्रिप्शन से रोकेगा। ठीक है, स्विच ऑफ रहेगा। जब लैक्टोज प्रेजेंट रहेगा या एलोलैक्टोज, लैक्टोज का ही एक जो है वो रूप होता है, उसी का एक फॉर्म होता है, प्रेजेंट रहेगा तो रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये इंड्यूसर और जो है वो रिप्रेसर प्रोटीन दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और आरएनए पॉलीमरेज जो है तब काम कर पाएगा और ट्रांसक्रिप्शन आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब एनसीईआरटी का इमेज ध्यान से देखिए। अब मुझे मालूम है रेगुलर क्लास में मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए थे, बंटी का, मोनू का, तो वो अभी एग्जांपल की बात में हम टाइम नहीं लगाते हैं, अभी हम बिल्कुल कोर कंटेंट पे बात करते हैं बेटा। ठीक है ना? रेगुलर क्लास की ब्यूटी ये होती है कि उसमें हम बहुत सारा हम उस समय का हम अच्छा इस्तेमाल कर पाते हैं। ठीक है, चीजों को समझने में। अभी क्रैश कोर्स है तो थोड़ा हमको फोकस रहना पड़ता है जल्दी जल्दी कंटेंट पूरा करने के लिए। देखो, ये दोनों इमेजेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है ना? देखो, आई जीन, ठीक है ना, रेगुलेटर जीन, रिप्रेसर एमआरएनए, रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर जुड़ गया, ऑपरेटर जीन से जुड़ गया, आरएनए पॉलीमरेज को जुड़ने से उसने रोका तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाया। ठीक है, स्विच ऑफ। स्विच ऑफ नॉर्मल कंडीशन ऐसा ही होता है, नॉर्मल कंडीशन में। ठीक, याद रखना। ठीक है, फिर जब बाहर से इंड्यूसर आया, इंड्यूसर क्या था? लैक्टोज मॉलिक्यूल इंड्यूसर था, इनएक्टिव रिप्रेसर हो गया, तो देखो आप तब जो है वो काम हो पा रहा है, पॉलीसिस्टोनिक लेक एमआरएनए बन पा रहा है। पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए क्यों है ये? क्योंकि ये एक साथ 3 जीन की इंफॉर्मेशन लेके आता है ZYA की, तो पॉलीसिस्टोनिक लेक एमआरएनए है जो 3 जीन को बनाता है, 3 प्रोटीन को बनाता है बेटा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज और ट्रांसएसिटाइलेज। ठीक है ना? याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेगुलेशन ऑफ लेक ऑपरेंड बाय रिप्रेसर इज रिफर्ड एज नेगेटिव रेगुलेशन। देखो, जब भी रिप्रेसर ऑपरेटर जीन से जाकर जुड़ रहा है तो स्विच को ऑफ कर रहा है, तो मतलब यह है कि ये नेगेटिव रेगुलेशन है, हमेशा बंद करने की कोशिश करता है। जब आप बंद उसे जुड़ने से रोक दोगे तो ऑपरेंड चालू हो जाएगा, तो नेगेटिव रेगुलेशन बोलते हैं। बल्कि लेक ऑपरेंड को क्या बोलते हैं? इंड्यूसिबल सिस्टम बोलते हैं। लेक ऑपरेंड को हम इंड्यूसिबल सिस्टम कहते हैं या इंड्यूसिबल ऑपरेंड कहते हैं। जिस ऑपरेंड को चालू करने के लिए बाहर से कोई मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है, उस मॉलिक्यूल को हम इंड्यूसर कहते हैं, और ऐसे ऑपरेंड जो नॉर्मल कंडीशन में ऑफ रहते हैं, विशेष कंडीशन में ऑन होते हैं, उन्हें हम इंड्यूसिबल सिस्टम कहते हैं, इंड्यूसिबल ऑपरेंड कहते हैं। तो लेक ऑपरेंड इज ए इंड्यूसिबल सिस्टम। साइक्लिक एएमपी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो लेक ऑपरेंड पर पॉजिटिव रेगुलेशन रखता है, ये लेक ऑपरेंड को चालू कर देता है। साइक्लिक एएमपी अकेला, यदि अकेला प्रेजेंट होगा तो लेक ऑपरेंड को चालू ये कर सकता है। अब इसका भी अपना एक मैकेनिज्म है, उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गई जीन रेगुलेशन की बात हुई जो एनसीईआरटी में लिखा है वो। अब हम रेगुलर क्लास में तो जीन बैटरी मॉडल वो सब पढ़ते हैं, तो वो सब भी हम बात नहीं करेंगे उसमें। अभी हम पूरा फोकस एनसीईआरटी पर ही रखेंगे हम। तो अभी हम बात करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को 1990 में जो है वो लॉन्च किया गया, एक मेगा प्रोजेक्ट था ये। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁹ बेस पेयर जो है वो हमारे
जो है जीनोम के अंदर प्रेजेंट है, इसको कोड करने की, इसको इसकी एक एक इंफॉर्मेशन को पढ़ने की कोशिश की गई थी। और इसमें तकरीबन ऐसा कहते हैं कि $3 पर बेस पेयर जो है खर्च हुआ है। टोटल कॉस्ट जो प्रोजेक्ट की वो है $9 बिलियन कॉस्ट थी इसकी, ठीक है। ये एक ऐसा फील्ड था जहां पर पहली बार कंप्यूटर डेटा को ना इतना बड़ा, चूंकि इतने सारे नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस को पढ़ना, समझना और उसका डेटा स्टोर करना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। मतलब what we are trying to do, we are trying to understand the gene sequences, ठीक है ना। आपके बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जो डीएनए प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल सिस्टम में जो डीएनए प्रेजेंट है, उसकी इंफॉर्मेशन को निकालकर संभाल कर रखना। तो एक नया साइंस का ब्रांच यहां पे बना, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायोलॉजिकल वर्ल्ड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो इंफॉर्मेशन हैं, उनको कंप्यूटर डेटाबेस में स्टोर करना, दैट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। यहां पर कंप्यूटर इन्वॉल्व है, और ये मामूली कंप्यूटर नहीं कि तुम्हारे हमारे घर के कंप्यूटर नहीं है, ये सुपर कंप्यूटर्स हैं जो 1 सेकंड में मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन कर सकते हैं। वो कंप्यूटर यहां पर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। फिर क्या गोल था भाई, क्यों शुरू किया गया इसको के? तो ऐसा क्या कि हमारे जो ह्यूमन डीएनए, उसमें जितने भी जीन प्रेजेंट हैं, उन जीन का सीक्वेंस क्या है, किस क्रोमोसोम पर कौन से जीन प्रेजेंट हैं, उन जीन का प्रोटीन किस तरह का है, वो जानने की कोशिश की गई यहाँ पे के। जो बेस पेयर के सीक्वेंस को जानने की कोशिश की गई यहाँ पे के। सारी इंफॉर्मेशन को जो है वो डेटाबेस के अंदर रखा गया। क्या जीन के लेवल पे कोई फर्क है? क्या यूरोपियन हमसे बहुत बुद्धिमान है? क्या निग्रो का ब्रेन का लेवल कम है? क्या अफ्रीकन लोगों का ब्रेन का लेवल कम है? क्या यूरोपियन सच में बहुत बुद्धिमान है? क्या इंडियन बहुत होशियार है? क्या फर्क है हमारे जीन के लेवल पे, वो जानने की कोशिश की गई। क्या हम सब एक ही रेस के हैं या अलग अलग हैं हम? क्या रेशियल बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन है? क्या ब्लैक और व्हाइट में कोई अंतर है? ये सब बातें, बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे कि एक जमाने में बहुत बड़ा जो है वो आंदोलन चलता रहा, ब्लैक वर्सेस व्हाइट। अभी ट्रंप जो इलेक्शन जो हारे, वो ब्लैक एंड व्हाइट का ही मैटर था पूरा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी इंफॉर्मेशन जरूरी थी, जानने की कोशिश लोगों के दिमाग में था, तो अब इसको डेटाबेस में रखा गया इसको। फिर कई प्राइवेट कंपनियां इतनी तेज थी, उन्होंने देखा कि यार हम एक काम करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। मान लो किसी आदमी को मेडिकल इंश्योरेंस दिया हमने, उसने 4,000 रुपए 5,000 रुपए महीने साल की फीस जमा की उसने, मतलब इंश्योरेंस का उसने जो है वो आपका इंश्योरेंस लेके रखा, 5,000 रुपए साल का उसका प्रीमियम था उसका। 20 साल दिया, 5,000 रुपए साल, 10 50, 1 लाख रुपए दिया। और उसको कैंसर हो गया, 10 लाख ट्रीटमेंट में खर्च करना पड़ा कंपनी को। तो कंपनी ने बोला भैया ऐसा होना चाहिए ना कि हम बदमाशी करें, हम ये पता लगा लें कि इसको कौन सी बीमारी कब होने वाली, उस हिसाब से इससे इंश्योरेंस का चार्ज लें। हम इससे उतना ही पैसा लेंगे ताकि कभी इसको कुछ बीमारी होती है तो हमको ज्यादा नुकसान ना हो। सोचो, कंपनीज ने वो भी सोचा कि डेटाबेस में जो इंफॉर्मेशन होगी ना, उसको हम कंपेयर करके आदमी के जीनोम को समझ पाएंगे हम, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन का मल्टीपल इस्तेमाल किया गया। ये बहुत सारे हिडन एजेंडा भी इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक। तो खैर, स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस, इंप्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस, ठीक है ना। ये क्या है? ये डेटा किस बात का एनालिसिस? भाई आज हम डायबिटीज के मरीजों का हम पता लगा लेते हैं। अभी तो खैर वो डीएनए टेस्टिंग कुछ दिनों से बंद है, कोविड के समय, अब देखना पड़ेगा चालू हुआ नहीं हुआ। अदरवाइज हम लोग डीएनए जांच करते थे मरीज की, कि बताओ डायबिटीज है, एक काम करो 15,000 रुपए खर्च होंगे, पहले डीएनए की जांच करो। डीएनए में एक बार जांच कर लिखा था उसमें मेटफॉर्मिन नॉट सूटेबल। दवाएं होती डायबिटीज की, 15-20 दवाएं डायबिटीज की हैं, उनमें से कई दवाएं सूट नहीं करती थी उस मरीज को। अब दिए जा रहा डॉक्टर गांव का उठा के, ले खा ले दवा, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। अरे दवा तो दे रहे, डोज बढ़ गया, दवा दे रहे, पर नहीं कंट्रोल हो रही, क्योंकि वो दवा सूट ही नहीं करती उसकी बॉडी को। डीएनए पर लिखा हुआ है कि किस दवा को मैं मेटाबोलाइज कर दूंगा, तो वही दवा दो जो डीएनए के अकॉर्डिंग काम करती है। सच बोल रहा हूं, प्रूवन मेथड है। जीनोम स्टडीज बड़ा इंपॉर्टेंट टूल बन चुका है आज मेडिकल फील्ड में, तो वो डेटा काम आता है, ठीक है। फिर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी टू दी अदर सेक्टर। अब ये अदर सेक्टर क्या है? वही इंश्योरेंस सेक्टर, वही सब चीजें जहां पर आपके नौकरी लगेगी कल को आदमी की, तो अब आदमी को जो है वो आने वाला समय ऐसा होगा कि जॉब के लिए अप्लाई किया आपने, आपका भैया डीएनए रिपोर्ट सबमिट कर दीजिए। डीएनए में लिखा है कि भैया 45 साल में ये हो सकता है, 50 साल में ये हो सकता है। नहीं यार, जॉब नहीं देते इसको, ये हो जाएगा, हो सकता है इसके अंदर ये संभावना है, इतने % पॉसिबिलिटी है। अच्छा, जॉब देते हैं पर सैलरीज की ये रखेंगे। मतलब कंपनियां डिस्क्रिमिनेट कर सकती है डीएनए के आधार पे। नए नए कानून बनेंगे भैया कि भैया ऐसा मत करो। आज बोलते हैं कि जेंडर, कि महिलाओं को सेम काम के लिए पुरुष से कम सैलरी मिलती है, कई जगह पैसा है प्राइवेट सेक्टर में, मेरे यहां पैसा नहीं है।
आपके यहाँ पे, मेरे यहाँ नहीं बोलूंगा, आपकी कंपनी बायोमेंटर्स में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं है। यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को बराबर मौका मिलता है, इक्वल सैलरी, इक्वल स्टेटस, इक्वल ग्रोथ। खैर, एड्रेस टू ELSA, इथिकल, लीगल, सोशल, ठीक है। तो हमने कहा आपसे इसको एड्रेस करने के लिए क्या गया इसमें, ठीक है। देखो अब 13 ईयर प्रोजेक्ट था ये पूरा, इसको यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने इसको कोऑर्डिनेट किया। 2003 में कंप्लीट हुआ ये। और इसको मैं चूंकि ह्यूमन जीनोम की स्टडी कर रहे थे, साथ में और भी कई ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया गया ताकि कंपेयर कर पाए हम तुलना कर पाए कि हम प्लांट से कैसे अलग हैं, हम चूहे से कैसे अलग हैं, हम वर्म से कैसे अलग हैं। तो यहां पे नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को भी लिया गया जो कंपैरिजन पर्पस से लिया गया, और ये ऑर्गेनिज्म थे बैक्टीरिया, ईस्ट, सिनोरेब्राइटिस एलिगेंस जो कि एक फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमोटोडा था, फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला, प्लांट, राइस और एरेबिडोसिस। जितने नाम दे रखे हैं इंपॉर्टेंट है बेटा, जितने नाम दे रखे हैं एनसीईआरटी में, इसके अलावा भी यूज किए गए थे, पर जो एनसीईआरटी में नाम दे रखे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उन्हें भूलना नहीं है हमको। क्लियर? ठीक। क्या मेथड थी इसकी भाई? इसमें दो। अब सुनो, अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज करते हैं, सर कैसे याद करें, क्या है? मैं कहता हूं सिंपल तरीका है। देखो बेटा, यदि हमको तुम्हारी सेल के अंदर के जीन को जानना है तो दो तरीका हमारे पास। पहला तरीका है कि तुम्हारी सेल में से हम उस समय पर प्रेजेंट सारे एमआरएनए निकाल लें, हम सारे एमआरएनए को हम निकाल लें। एमआरएनए क्या है? एमआरएनए वो है जो डीएनए से बनकर आया है। एमआरएनए वो है जो जीन चाह रहा है कि इसके लिए प्रोटीन बन जाए, तो एमआरएनए को हमने ले लिया, एमआरएनए पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का इस्तेमाल किया और डीएनए का सीक्वेंस बना लिया। तो वो जो एमआरएनए है वो बनकर कहां से आया था? तुम्हारी सेल से बनकर आया था। क्यों बनकर आया था? कि जीन अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहा था, इसलिए बनकर आया वो। तो हमने क्या किया? हमने कहा एक्सप्रेस्ड, जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है उसका सीक्वेंस मिल गया हमको, और इस पर हम डीएनए बना देंगे, एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट। अब बता बेटा कैसे रटेगा तू? क्यों रटेगा तू? वाई यू शुड, तुम्हें रट्टाफिकेशन क्यों करना है? जरूरत ही नहीं है। वो खुद बोल रहा है कि भैया देखो, मैंने क्या किया, एमआरएनए को निकाला, जो एक्सप्रेशन था उस जीन का, उसको मैंने उसके सीक्वेंस को पढ़ा और एक डीएनए बना लिया मैंने। एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट बोला हमने इसको। ठीक है, क्लियर? क्या लिखा है? दो मेथड, एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन दैट आर एक्सप्रेस एज आरएनए। तो इसमें क्या किया हमने एमआरएनए निकालकर उस पर जीन को तैयार करके उन सीक्वेंस को पहचान लिया हमने। ठीक है। दूसरा मेथड क्या है? सीक्वेंस एनोटेशन। हमें कोई मतलब नहीं, हमने डीएनए उठाया, एक कोने से पढ़ना शुरू कर दिया, ए टी जी 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 सी सी टी 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 ए टी ए, व्हाटएवर पढ़ना शुरू कर दिया। हमें नहीं मालूम कौन सा जीन कहां पे, हम तो सिरे से पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं, बस इतना पता हमको। तो ये हो गया सीक्वेंस एनोटेशन। क्या आपको कोई मतलब ही नहीं है? पहले पूरा सीक्वेंस पढ़ लो, फिर बाद में देखेंगे जीन कौन सा क्या था, बाद में असाइन करेंगे उसको। ठीक है, दो तरीके हो सकते हैं। ब्लाइंड अप्रोच, क्या मालूम चलेगा? ब्लाइंड अप्रोच है सिंपल सीक्वेंसिंग किया आपने, ठीक है, बाद में फंक्शन के अकॉर्डिंग उसको जोड़ देंगे हम। ठीक है ना? क्लियर? दो मेथड। तो अब दो मेथड याद रखना। क्या मेथड है बेटा? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में दो मेथड इस्तेमाल किए गए पढ़ने के लिए, उसको सीक्वेंस को जानने के लिए, एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट और सीक्वेंस एनोटेशन। याद रखना, भूलना मत। ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हो तुम इस समय। ठीक है, क्लियर कर दूं? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन। इस यूनिट से हर साल 14 से 16 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। हर साल 14 क्वेश्चन आ रहे हैं। मिनिमम क्वेश्चन का नंबर था 9, मैक्सिमम था 16, मतलब 10 से लेके 14 क्वेश्चन तो मानकर चलो आएगा इस पोर्शन से, इसलिए अवॉइड नहीं मारना है इसको। क्लियर? ठीक है। अरे 90 में से बोल रहा हूं, 15 मान लो, 1/6 पेपर तो यहीं से बन रहा है, समझ गए? ठीक है, चलिए जीन क्लोनिंग करते हैं, वेक्टर का यूज करते हैं जीन लाइव। अब जीन क्लोनिंग क्या कि आपने जो जीन लिया, आपने जो डीएनए, आपने एमआरएनए से जीन बनाया, आपने उसको आपने मल्टीप्लाई करना है, आपने उसको जो है बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कर दिया। बैक्टीरिया का प्लाज्मिड मल्टीप्लाई करेगा तो वो डीएनए में मल्टीप्लाई करेगा। बैक्टीरिया में प्लाज्मिड से यदि कोई जीन सीक्वेंस जोड़ दोगे, प्लाज्मिड अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, वो जीन भी मल्टीप्लाई कर जाएगा आपको, तो उसे जीन क्लोनिंग करना बोलते हैं हम। ठीक है,
क्लोनिंग में क्या करते हैं हम डीएनए फ्रेगमेंट को एम्पलीफाई करते हैं। मतलब आपने एक जीन बनाया, उस जीन को सुरक्षित कैसे रखोगे आप? उस जीन को आप बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में डाल के बैक्टीरिया में डाल दोगे, बैक्टीरिया कॉलोनी को मेंटेन करोगे, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता रहेगा, आपका जीन भी मल्टीप्लाई करता रहेगा, ठीक है, क्योंकि प्लाज्मिड के साथ में जुड़ा हुआ है। ऐसे वेक्टर क्या होते हैं, इसमें बैक्टीरिया यूज करते हैं, ईस्ट यूज करते हैं। बैक्टीरिया में आपने बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में आपने ह्यूमन जीनोम को डाल दिया तो उसे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बोलेंगे। ईस्ट में आपने जो है वो ह्यूमन जीन को डाल दिया, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बोलेंगे। तो ये हम माइक्रोआरएनए यूज करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये दी फ्रेगमेंट्स वेयर सीक्वेंस्ड यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर, ठीक है। अब जो फ्रेगमेंट हमारे पास डीएनए के आते हैं उनके सीक्वेंस को पता लगाने के लिए हम ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर यूज करते हैं। ये एक ऐसी मशीन है जिसको जो है वो सेंगर ने इन्वेंट किया था, और ये प्रोटीन सीक्वेंस को भी जो है वो सेंगर ने इसका उपयोग किसके लिए किया था? फ्रेडरिक सेंगर ने इसका उपयोग किया था प्रोटीन के सीक्वेंस को जानने के लिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट के फ्रेडरिक सेंगर ने जो है ऑटोमेटेड सीक्वेंसर का इस्तेमाल प्रोटीन में अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को जानने के लिए किया था। उसी मशीन का यूज हम डीएनए के सीक्वेंस जानने के लिए भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्रम पता लगाते हैं, फिर ओवरलैपिंग सीक्वेंस। जब हम डीएनए के टुकड़ों को पढ़ते हैं तो कई टुकड़े ऐसे होते हैं जो ओवरलैपिंग होते हैं, उनको हम मैच करते हैं, तो उससे हमें डीएनए का लंबा डीएनए कैसा जुड़ा होगा वो मालूम चल जाता है। ओवरलैपिंग का मतलब ये कि जहां पे खत्म हुआ उसके बाद कोई दूसरा हिस्सा शुरू होगा ना, तो कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो ओवरलैप करेगा, तो उस ओवरलैपिंग हिस्से को पहचान कर हम पूरा का पूरा क्रोमोसोम तैयार कर लेते हैं, ठीक है। और ये मैनुअली पॉसिबल नहीं है, इसके लिए कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम की हेल्प लेनी पड़ती है, कंप्यूटर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। सुपर कंप्यूटर होते हैं, प्रोग्राम तैयार करना पड़ता है इसके लिए, वो काम करता है, ठीक है। अब बच्चे बोलते हैं सर बायोमेंटर्स का जो ऐप है उसमें एनालिटिक्स काम कैसे करता है? तो उसका एनालिटिक्स तुम्हारे जितना भी तुम टेस्ट देते हो, जब तुम डीपीएस सॉल्व करते हो उसमें गलतियां करते हो, तुम जब पढ़ते हो कितनी देर पर प्रेजेंट रहे तुम ऐप पर, ठीक है, कितना लेक्चर तुमने देखा, कितना % लेक्चर तुमने देखा, टेस्ट में तुमने कितने सही गलत किए, उस सबको जो है ऐप से जो आपका अपना अकाउंट का डेटा है वो पूरा इकट्ठा होकर आता है, और कंप्यूटर का प्रोग्राम जो उसको एनालाइज करता है और फिर वो आपको एनालिटिक्स बतलाता है। फिर बतलाता है आपको वो कि तुम्हारा ये पोर्शन वीक है, रिकमेंडेड पोर्शन तुम्हारे लिए ये है, ठीक है। ये बायोमेंटर्स के ऐप के अंदर फंक्शन है। तो मतलब वो आपके इंटरेक्शन को वो कैच करता है और उसके आधार पर बतलाता है, उठ के। तो प्रोग्राम्स का एक एक इंसान, मैं बोलूं आपसे कि बायोमेंटर्स में हजारों बच्चा पढ़ रहा है, उस बच्चे के लिए यदि हमको जो है वो एक एक बच्चे को लिए एक एक इंसान रखना पड़ेगा तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा हमारे लिए। पर कंप्यूटर प्रोग्राम ये काम जल्दी कर लेता है, काम ये रैंकिंग जमा देगा, रिजल्ट को बता देगा, परसेंटाइल निकाल देगा, सब काम कंप्यूटर के थ्रू होता है। नहीं तो एक एक आदमी की कॉपी कैसे चेक होगी बताओ मेरे को, है ना, ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 मई 2006 में कंप्लीट हुआ। ये 22 ऑटोसोम और एक्स यानी कुल कितने ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कुल कितने क्रोमोसोम के सीक्वेंस को पता लगाया गया? तो क्रोमोसोम नंबर 1 से लेकर 22 तक ऑटोसोम है उनका पता लगाया गया, एक्स क्रोमोसोम का पता लगाया गया और वाई का पता लगाया गया। तो कुल 24 क्रोमोसोम को पढ़ा गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, ठीक है। फिर जेनेटिक मैप को तैयार किया गया बेटा, इसके अकॉर्डिंग जीनोम को तैयार किया गया कि भाई कौन से क्रोमोसोम पर कौन सा जीन प्रेजेंट है, और उसके लिए जो है वो मतलब उनके लिए हमने क्या किया, हमने ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस का इस्तेमाल किया, हमने पहचानने की कोशिश की कि भाई कौन से जीन को हम किस क्रोमोसोम पर रखते हैं, कौन सा सीक्वेंस मैच कर रहा है। ऐसे अलग अलग क्रोमोसोम मिले हमको, उन क्रोमोसोम पर जीन के सीक्वेंस को पता लगाया हमने। क्या लिखा इसमें? यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑन पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट के कहने का मतलब यह है बेटा कि हर एक डीएनए के सीक्वेंस में हमको कई सारे मल्टीपल दोहराए गए क्रम देखने मिलते हैं, हमको रिपीटेटिव सीक्वेंस देखने मिलते हैं। उन रिपीटेटिव सीक्वेंसेस को हम क्या करते हैं, कई कैटेगरी में बांटते हैं हमके, वो अलग अलग होते हैं, वो मेरे में अलग है, तुम में अलग है। मतलब मेरा डीएनए और तुम्हारे डीएनए में जो सीक्वेंस ऐसे हैं जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है वो अलग अलग। जैसे देखो सिंपल सी बात है, मेरे जीनोम की बात, मेरे डीएनए की बात करो, मेरे डीएनए में यदि एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज है, ठीक है, बक्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड बन रहा है, तो मेरा सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम तुम्हारे सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम के समान ही होगा, समान ही होगा। वो उसके जीन के सीक्वेंस में तुम्हारे मेरे में कोई फर्क नहीं होगा, मामूली फर्क होगा जिसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन 99% डीएनए हमारा होता है जंक डीएनए, 99% डीएनए पर कुछ नहीं लिखा होता, केवल सीक्वेंस भरे होते हैं। वहां पर बड़ा अंतर है, वहां पर तुम्हारे और मेरे जीनोम में अंतर आ सकता है, और वो भी बड़ा बोल रहा हूं। उसका मतलब यह है कि 0.1%, इतना बड़ा जीनोम है, उसका 0.1% बड़ा डेटा है। वहां पर क्रम मेरे में हो सकता है ए टी टी टी, फिर ए टी टी टी, वो खाली जगह भरने के लिए भरा गया है, ए टी टी ए टी टी ए टी टी। तुम्हारे में लिखा हुआ है जी सी सी, वो तुम्हारा भरा हुआ है, तुम्हारा सीक्वेंस अलग हो गया, मेरा अलग हो गया।
लेकिन मेरा सलाइवरी एमआरआई का सीक्वेंस है और तुम्हारा सीक्वेंस है वो एक समान है। तो ये जो काम वाले जीन है ना वो ज्यादा काम के नहीं है। जो काम वाले जीन है ना वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, किसी को पहचानने के लिए ज्यादा काम के नहीं है। काम के कौन है? वो डीएनए सीक्वेंस जो बार बार दोहराए गए, सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, वो काम के होते हैं। ठीक है, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म को शो करते हैं, अलग अलग प्रकार के क्रम हमको दिखाई पड़ते हैं। ठीक है भाई, रेस्ट्रिक्शन, अब आप बोलोगे सर क्या मतलब हुआ इसका, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मतलब समझ में नहीं आया हमको। यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, कि आप अपने कीनोट्स में देखोगे तो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑन पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट एंड सम रिपीटेड सीक्वेंसेस माइक्रोसैटेलाइट। आप बोलोगे इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब यह है बेटा कि तुम्हारे और मेरे डीएनए को यदि हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से ट्रीट करेंगे तो तुम्हारे में कुछ ऐसे सीक्वेंस होंगे जहां से वो कट लगा सकता है, मेरे में सीक्वेंस थोड़े अलग होंगे जहां से कट लगा सकता है। मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग करके, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का उपयोग करके, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का उपयोग करके हम क्या करेंगे, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को तैयार करेंगे। ठीक है, उन फ्रेगमेंट्स की अपनी एक लेंथ होगी। ठीक है, उस लंबाई में हमको एक अंतर देखने मिलेगा। हमें क्या बोलेंगे शॉर्ट में, RFLP एग्जाम में आता है, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है। रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है। और ये क्यों होती है? ये होती है जस्ट बिकॉज ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट्स, बार बार दोहराए गए सीक्वेंस के कारण होता है ऐसा। ठीक है, तो मतलब तुम्हारे मेरे डीएनए में जो फर्क है वो फर्क इसी कारण से है क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करने पर अलग अलग सीक्वेंस पे कट लग सकते हैं, अलग अलग साइज के फ्रेगमेंट बन सकते हैं तुम्हारे और मेरे डीएनए के, इसलिए हमको अंतर देखने मिलेगा। ठीक है, याद रखना ये फंडा काम आएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ठीक है, क्लियर? तो इतना जो बता रहा हूं वो आपको कठिन क्यों लग रहा है? क्योंकि कठिन इसलिए लग रहा है कि इसमें इसको समझने के लिए कंप्यूटर्स की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर्स जो होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं बेटा। ठीक है, क्लियर? बायो इन्फॉर्मेटिक्स को शो करता है, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को शो करता है। ठीक है, अब क्या मिला हमें? व्हाट आर दी सैलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम? ह्यूमन जीनोम में 3164.7 मिलियन बेस पेयर होते हैं। इंपॉर्टेंट डेटा, मैच दी कॉलम। एक एवरेज जीन का साइज कितना होता है? 3000 बेसेस। MPQ, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन। लार्जेस्ट ह्यूमन जीन डिस्ट्रोफिन जीन है जो 2.4 मिलियन बेसेस से मिलकर बना होता है। टोटल नंबर ऑफ जीन 30,000 है। हम सब लोगों में 99.9% जीनोम एक समान होता है। हमारे 50% से अधिक जीन के फंक्शन हमें मालूम नहीं है। हमारे 2% से कम जीन जो हैं वो प्रोटीन को कोड करते हैं। ठीक है, जीनोम का 2% से कम पार्ट प्रोटीन को कोड करता है। ठीक है, रिपीटेटिव सीक्वेंस बड़ी पोर्शन ह्यूमन जीनोम का बड़ा हिस्सा होते हैं। ये रिपीटेटिव सीक्वेंस कभी भी जो है वो डायरेक्ट कोडिंग नहीं करते हैं, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होते हैं। ये इवोल्यूशन के दौरान दोहराए गए सीक्वेंस होते हैं। तो मतलब ये है कि इन सीक्वेंसेस को मिलाकर हम ये पता लगा सकते हैं कि किसके बाद कौन से जीव का विकास हुआ होगा। कौन से दो जीवों के रिपीटेटिव सीक्वेंस ज्यादा मिलते जुलते हैं, ज्यादा मिलते जुलते हैं मतलब एक प्रकार के डीएनए से वो ओरिजिनेट हुए होंगे। तो इवोल्यूशन में क्रोमोसोम को समझने में हमें हेल्प मिलती है इससे। क्रोमोसोम नंबर 1 पर सबसे अधिक जीन होते हैं 2968। वाई क्रोमोसोम पे सबसे कम जीन होते हैं 231। ठीक है, तकरीबन 1.4 मिलियन लोकेशन ह्यूमन जीनोम में 1.4 मिलियन लोकेशन ऐसी होती है जहां पर सिर्फ एक नाइट्रोजन बेस का डिफरेंस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर द नीट 2022। 1.4 मिलियन लोकेशन, 14 लाख स्थिति ऐसी होती है हमारे जीनोम में जहां पर सिर्फ एक नाइट्रोजन बेस का फर्क होता है। तो इन्हें इसे बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, स्निप्स कहते हैं इसको, SNPs कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए, अब ये तो बात की हमने किसके बारे में? ह्यूमन जीनोम के। अब इसी से जुड़ा हुआ है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बहुत ज्यादा अलग नहीं है। ठीक है, हमें देखा, अभी हमने कहा कि 99.9% जो है बेस्ट सीक्वेंस हम में सेम है। 0.1% का अंतर है, लेकिन हमारा जीनोम इतना बड़ा है कि वो 0.1% भी एक बड़ा डेटा है और उससे हम लोगों को अलग अलग पहचान सकते हैं। वो 0.1% डिफरेंस तुम्हारे में और मेरे में जो है ना, वो हमारी पहचान बन सकता है। इतना बड़ा डीएनए सीक्वेंस होता है हमारे पास। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम क्या करते हैं? हम
स्पेसिफिक डीएनए के स्पेसिफिक रीजन को पहचानने की कोशिश करते हैं, और ये रीजन होते हैं रिपीटेटिव डीएनए, बार बार दोहराए गए सीक्वेंस होते हैं जो तुम में अलग है, मेरे में अलग है, और ये हमारे जीनोम का बड़ा हिस्सा बनाते हैं बेटा। ठीक है, क्लियर? जो बल्क डीएनए जो होता है मेजर पिक्स को बनाता है, स्मॉल पिक जो होते हैं वो सैटेलाइट डीएनए द्वारा होते हैं, यानी जो छोटे छोटे सीक्वेंस दोहराए गए होते हैं उनको आसानी से हम पहचान सकते हैं हम। ठीक है ना? और इन बेस्ट कंपोजिशन के आधार पर कि एडेनिन थाइमिन रिच है या ग्वानिन साइटोसिन रिच है, सेगमेंट की लेंथ कितनी है, कितने बार सीक्वेंस दोहराया गया है, ठीक है, हम एक जीनोम की कैरेक्टरिस्टिक को डिसाइड कर सकते हैं हम। ठीक है, और इन सीक्वेंसेस को क्या बोलते हैं? सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। सैटेलाइट डीएनए वो होते हैं जो डीएनए की एक पर्टिकुलर डीएनए की पहचान बनते हैं वो। ठीक है, माइक्रो सैटेलाइट हुए, मिनी सैटेलाइट हुए, ये पॉलीमॉर्फिज्म को शो करते हैं। मतलब मेरे जीनोम की पहचान मेरे सैटेलाइट डीएनए है, तुम्हारे जीनोम की पहचान तुम्हारे सैटेलाइट डीएनए है, और ये वो सीक्वेंस है जो तुम में और मेरे में अलग अलग प्रकार से दोहराए गए होते हैं। मान लीजिए मेरे में एडेनिन थाइमिन 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 है, तुम्हारे में भी एडेनिन थाइमिन 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 है, मान लो तुम में 100 बार दोहराया गया, मेरे में 150 बार दोहराया गया, वहां अंतर हो गया। कितनी बार दोहराया गया उसका अंतर होता है, कौन सा सीक्वेंस है उसका भी अंतर होता है, तो मल्टीपल वेरिएशन पॉसिबल है यहां पर। ठीक है, डीएनए का पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है ये एक यूजफुल आइडेंटिफिकेशन टूल होता है फॉरेंसिक एप्लीकेशन में। के हमें जानना है कि किसका डीएनए है, जहां पे क्राइम सीन है, कहीं पे अपराध घटा है, वहां पे हमको एक हेयर मिला, ठीक है, हमें क्या मिला, कहीं पे कोई क्राइम घटा, क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम वहां पे पहुंची, उन्हें क्या मिला, उन्हें मिला कि भाई सामने वाला जो मर गया व्यक्ति, जो विक्टिम है, उसने भी कोशिश की, उसकी नाखूनों के अंदर जो है सामने वाले को उसने नोचा होगा, तो उसके अंदर स्किन के पैच मिले, उस पैच से डीएनए निकाला। ठीक है ना? अब उस पैच के डीएनए जो है वो उसी व्यक्ति का डीएनए है जिसने हमला किया था उसके ऊपर। अब शक, पुलिस ने पता लगाया कौन कौन लोगों से इसकी दुश्मनी थी, कौन कौन इसके आसपास थे, तो पुलिस ने एक इन्वेस्टिगेशन किया, जिन लोगों पे शक था उनको पकड़ा गया, उनका डीएनए सैंपल लिया गया, सैंपल मैच किया गया, जिसका मैच नहीं किया मतलब वो प्रेजेंट नहीं था वहां पे, वो सही बोल रहा है। एक आदमी था जो उसका बड़ा मित्र बना करता था, बहुत रो रहा था कि भैया अब क्या हो गया, क्या घट गया, उसका जब डीएनए लिया गया तो मैच कर गया, मतलब क्रिमिनल कौन था, वही आदमी क्रिमिनल था। इसका 100% पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन, कोई एक्सेप्शन ही नहीं है इसका, मिल गया मतलब बात ही खत्म है, वही आदमी वहां प्रेजेंट था, उसको कोई झुटला भी नहीं सकता, कोई भी दुनिया का कोर्ट इसको झुटला नहीं सकता है। 100% पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, पुलिस को मेहनत करनी पड़ती, कोई दो राय नहीं इसमें, उसे उन लोगों को ढूंढना पड़ेगा जिन लोगों पर शक है, उनका डीएनए सैंपल लेना पड़ेगा, तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये फॉरेंसिक में हम कोई क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। आपको बता दूं, मैं एमबीबीएस करने के बाद यदि किसी का मन ना करे प्रैक्टिस करने का कि मुझे नॉर्मल डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे सर्जरी नहीं करनी है, मुझे इलाज नहीं करना है, कुछ ऐसा करना है डिफरेंट टाइप का, फॉरेंसिक इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकल डिटेक्टिव्स, क्या जासूस, पुलिस वाले और जज बहुत ट्रस्ट करते हैं फॉरेंसिक वालों पर। फॉरेंसिक वाले डॉक्टर ना होना तो आधे अपराधी नहीं पकड़े जाएंगे, छूट जाएंगे वो कोर्ट से। अपराधियों को पकड़ने के लिए, सिस्टम में न्याय को दिलाने के लिए जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है वो है फॉरेंसिक मेडिसिन का डॉक्टर। एमबीबीएस होता है, फिर एमडी करता है फॉरेंसिक मेडिसिन में, और एमडी के दौरान वो सीखता है अपराध को पकड़ना, सुसाइड का। बॉडी आएगी, देख के डॉक्टर बता देगा कि भैया इसको मारकर पानी में फेंका गया था या पानी में डूब के मरा है। एक बॉडी पड़ी कहीं मिली है, उसको देख के बता देगा कि 14 दिन पहले मरा है कि 7 दिन पहले मरा है। मारने वाले कितने आदमी रहे होंगे, किस तरह का ऑब्जेक्ट रहा होगा, कहां से हमला किया, इस आदमी ने बचने के लिए क्या किया, ये नींद में था, जग रहा था, क्या था, सब बता देगा वो डॉक्टर। कैसे बताया उसने? नॉलेज, फॉरेंसिक मेडिसिन का नॉलेज, और ये पुलिस को हेल्प करता है, सिस्टम को, जुडिशरी को हेल्प करता है। ना होना तो आधे अपराधी छूट जाएंगे। कैसे सिद्ध करोगे आप? जब कोर्ट में एविडेंस लगता ना फॉरेंसिक वाले का, साहब फिंगरप्रिंट मिले, ब्लड मिला, डीएनए मिला, इस तरह का ऑब्जेक्ट था, इतनी हाइट रही होगी मारने वाले की, इतना शरीर ऐसा रहा होगा, सब लेफ्ट से मारा डंडा कि राइट से मारा डंडा, ये भी मालूम चल जाएगा। मतलब आप कभी फॉरेंसिक की किताबें पढ़ेंगे, कभी मेडिकल में पहुंच के आपको लगेगा कि क्या भयंकर नॉलेज यहां पर भी। किस तरह का पॉइजन था, कहां से सोर्स क्या होगा, किस जगह का पॉइजन हो सकता है, कौन आदमी था। अब एक केस मैंने को ध्यान अच्छे से कि उस जमाने 2 मिनट लूंगा के, थोड़ा मजा आना चाहिए, कुछ पढ़ रहे हो जानने में। एक केस था, हम लोग जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ा करते थे कि साहब
एक लड़के ने पॉइजन खा के आया, वो इमरजेंसी में मर गया, पोस्टमार्टम हुआ, पॉइजन पता लगाया कि अभी पॉइजन क्या था, मालूम चला डॉक्टर ने एक फॉरेंसिक डॉक्टर ने लिख के दिया भाई ये पॉइजन जो है, ये जो पॉइजन है ये मध्य प्रदेश के अंदर ये पॉइजन नहीं मिलता है, ये जड़ी बूटी मिलती है हिमाचल के पास, कहीं जड़ी बूटी मिलती है वाली, ये उस जड़ी बूटी का पॉइजन है। और ये चूंकि उसने खाया तो उसका गैस्ट्रिक लेवाज जो किया गया, पेट से निकाला गया, उसमें कुछ मिला वो अवशेष, उसकी जांच कराई गई। उन्होंने कहा ये जो पॉइजन है ये मध्य प्रदेश का नहीं है, ये पॉइजन हिमाचल के पास जंगलों में मिलता है, ये पॉइजन, ये वो पॉइजन है। और हिमाचल के पास से उसका एक रिश्तेदार उससे मिलने आया हुआ था 3 दिन पहले, बहुत रो रहा था, वो बहुत दुखी था। पुलिस ने पकड़ा और दे 2 थप्पड़ दिए। अरे भाई साहब मैं क्या बताऊं, इससे मेरे से पैसे उधार ले रखे थे, वापस नहीं करा था, मुझे गाली भी बकता था, ऐसा भी था वैसा भी था, तो मैंने जहर खिला दिया इसको। फॉरेंसिक के डॉक्टर ने कहा पहले जहर, और फूड पॉइजनिंग हो गया ना, ये हो गया ना, वो हो गया तमाम। डॉक्टर ने कहा कि ये जहर है, मध्य प्रदेश का नहीं है, हिमाचल के पास की जंगल का जहर है ये। पुलिस ने पकड़ा, झट पता कौन हिमाचल से आया था, ये आया था, पकड़ के दो थप्पड़ दिए, सब बात उगल दी उसने। ये है फॉरेंसिक। चलिए लौट के आते हैं वापस ना, कुछ बातें पता होना चाहिए भाई, पढ़ते तो हम सब हैं कि हमको जानकारी नहीं होती, इसलिए हम कई बार अपना सही डिसीजन ले पाते। चलो अभी मैंने कहा फॉरेंसिक का इंपॉर्टेंट टूल है पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेड। अब सिंपल से डीएनए है तो अगली पीढ़ी में जाएगा वो, इसलिए पेरेंट के अंदर जो डीएनए होगा वो बच्चों के अंदर भी देखने मिलेगा। एक सेट मदर से आता है, एक फादर से आता है। तो पैटर्नल टेस्टिंग में, पैटर्निटी में काम कि एक महिला ने दावा किया कि ये इस बच्चे के पिताजी फला व्यक्ति हैं, फला व्यक्ति बोल रहा है मैं तो जानता ही नहीं इस महिला को, दोनों का डीएनए मैच किया, बच्चे का और पिताजी का मैच कर गया, तो पिताजी झूठ बोल रहे थे। नहीं मैच किया तो माताजी झूठ बोल रही हैं। कोर्ट में एविडेंस ऐसे ही लगते हैं, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म जेनेटिक लेवल पे होते हैं बेटा, म्यूटेशन से आते हैं, ठीक है। इफ एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन, अब देखो सिंपल सी बात है, कोई भी म्यूटेशन आपको एक पीढ़ी के, एक जनरेशन के अंदर देखने जो मिलेगा जब तक कि जीन की फ्रीक्वेंसी 0.001% से ऊपर नहीं होगी। यानी जब जीन की फ्रीक्वेंसी 0.01% से ऊपर होती है तब डीएनए में पॉलीमॉर्फिज्म अराइज होता है। मतलब यह है कि जो भी आज हम वेरिएशन देख रहे हैं वो सब धीमे धीमे म्यूटेशन से आए हो। हमारा 99% डीएनए जंक डीएनए है और वो डीएनए में परिवर्तन होते रहते हैं। हम अपने जीवन काल में हजारों लाखों म्यूटेशन अपने डीएनए में करवा चुके होते हैं, रेडिएशन से सबसे हो रहे होते हैं। पर हमको दुर्भाग्य होता है कि जब वो म्यूटेशन जो है वो किसी काम के जीन में हो जाए, वहां दुर्भाग्य होता है, वहां कैंसर भी हो जाता है, ठीक है। फिर तो पॉलीमॉर्फिज्म के लिए जीन फ्रीक्वेंसी का 0.01% से होना ऊपर होना जरूरी होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को एलेक्स जेफरी ने बताया था इन्होंने, और इन्होंने इसके लिए जो सीक्वेंस को पहचानने के लिए, यानी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को पहचानने के लिए इन्होंने सैटेलाइट डीएनए को तैयार किया और इसे कहा गया प्रोब कहा गया। तो व्हाट इज द प्रोब? प्रोब वो डीएनए सीक्वेंस होते हैं जिनका उपयोग हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस को पहचानने के लिए करते हैं। कोई एक क्रम जिसको हम ढूंढ रहे हैं उसको पहचानने के लिए हम एक डीएनए लेबोरेटरी में तैयार करते हैं और वो उसको पहचानने की काम करता है। उसे क्या बोलते हैं? हम डीएनए प्रोब कहते हैं, ठीक है। और ये बड़े पैमाने पर पॉलीमॉर्फिज्म को दर्शाता है। इसे बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट्स कहते हैं, कि इसमें आपको जो है वो बार बार दोहराए गए क्रम देखने मिलते हैं। इन्हें इसे बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट्स कहते हैं। वीएनटीआर का मतलब क्या है? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट्स के। और ये क्या होते हैं बेटा? ये बार बार दोहराए गए क्रम होते हैं, ठीक है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप क्या होते हैं बेटा? प्लीज रिमेंबर, नीट 2022 में सीक्वेंस को अरेंज करने को आएगा, आपका कोड आएगा, सीक्वेंस अरेंज करने को पूछेंगे, ठीक है। सीक्वेंस अरेंज का क्वेश्चन नीट 2022 में मानकर चलो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जो सीक्वेंस एनसीईआरटी में दे रखे हैं, इसको अरेंज करने का के बारे में आपसे पूछेगा। सीक्वेंस को दे देगा रैंडमली, बोलेगा सही से अरेंज कीजिए इसको। भूलना नहीं, मैं पहले से बता रहा हूं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट करोगे, फिर उस पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का उपयोग करके उसको अलग अलग लंबाई में काट लोगे, डाइजेस्ट कर लोगे। उसके बाद उन डीएनए सीक्वेंस को उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करोगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे आप, ठीक है। उसके बाद जब इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाएगा, उसके बाद उसको एक नाइट्रोसेलुलोज की शीट पर, एक नाइट्रोसेलुलोज की शीट को आप जो है अगेरोस जेल, यानी जब इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो अगेरोस जेल का उपयोग करते हैं, उसके ऊपर शीट को रखेंगे, डीएनए को ट्रांसफर कर लेंगे। इसे बोलते हैं सदर्न ब्लॉटिंग।
इसे बोलते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? इसके लिए हम सदर्न ब्लॉटिंग वर्ड का हम यूज करते हैं। ओके, तो सदर्न ब्लॉटिंग का मतलब क्या होता है? सदर्न ब्लॉटिंग का मतलब होता है कि एक नाइट्रोसेलुलोज की शीट को एगेरोस जेल के ऊपर रखोगे और डीएनए जो अलग अलग हो चुका है इलेक्ट्रोफोरेसिस से उसको शीट पर ट्रांसफर कर लोगे आप। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद आप जो है वो रेडियो एक्टिव प्रोब का इस्तेमाल करोगे। उसके बाद आप रेडियो एक्टिव प्रोब का आप इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना? अब क्या करेंगे? रेडियोएक्टिव प्रोब का इस्तेमाल करेंगे। तो वीएनटीआर प्रोब क्या करेगा? वो जो डीएनए आपने नाइट्रोसेलुलोज शीट पे लिया उसको पहचानेगा, जहां सीक्वेंस को पहचान लेगा वहां पे जाके जुड़ जाएगा वो, ठीक है? जुड़ जाएगा तो आप उसका, और जब जो ये प्रोब जो होता है वो रेडियोएक्टिव प्रोब होता है, और रेडियोएक्टिव केमिकल का जब आप एक्सरे लेते हो ना तो आपको बकायदा एक्सरे में पट्टी दिखाई पड़ती है। कोई भी रेडियोएक्टिव केमिकल का आप एक्सरे लोगे तो आपको बकायदा पट्टी दिखाई पड़ेगी उसमें, ठीक है? जहां पर ये प्रोब जुड़ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिलेगा तो जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ पाएगा। जुड़ जाएगा, आपने क्रम को पहचान लिया उसको आपने, ठीक है? अब देखो पूरा पढ़ो ध्यान से। क्या पढ़ा आपने? मैंने कहा आपसे डीएनए को आइसोलेट किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से डीएनए को डाइजेस्ट किया, डीएनए के फ्रेगमेंट हो गए, फ्रेगमेंट को इलेक्ट्रोफोरेसिस करके अलग अलग कर लिया, फिर उनको नाइट्रोसेलुलोज की शीट पर या नाइलॉन की शीट पर ट्रांसफर कर दिया, और इस ट्रांसफर को बोलते हैं हम सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। इसको हम सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं, ठीक है? और उसके बाद हमने रेडियोएक्टिव प्रोब का इस्तेमाल किया, हमने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को मिला दिया हमने, और हमने उसका एक्सरे ले लिया हमने उसमें, ठीक है? मालूम चल जाएगा हमको, ठीक है? क्लियर? तो सीक्वेंस बेटा याद रखना है। वीएनटीआर क्या होते हैं? ये एक तरह के सैटेलाइट डीएनए होते हैं, मिनी सैटेलाइट होते बेटा, मैंने सैटेलाइट डीएनए होते हैं मिनी सैटेलाइट के, और जो है इनका साइज कितना होता है बेटा? इनका साइज होता है 0.2 से 0.1 से लेके 20 किलोबेस के, 0.2 से लेके 20 किलोबेस इनका साइज होता है, याद रखना, ठीक है? ये याद रखना, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आधार के लिए जरूरत है। दे आर द बेसिस ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सबसे वीएनटीआर और आरएफएलपी में से कोई एक चुनने को दिया जाएगा तो आंसर होगा आरएफएलपी। व्हाट इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? ऑप्शन ए है वीएनटीआर, ऑप्शन बी है आरएफएलपी। तो आरएफएलपी इज द मोर एप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है? नहीं दे रखा है तो आंसर है वीएनटीआर। याद रखना, भूलना नहीं इसको, ये एग्जाम के आंसर की ही अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है? हाइब्रिडाइजेशन के बाद में वीएनटीआर प्रोब जो होता है वो बैंड बना लेगा बेटा, कॉम्प्लीमेंट होगा, उसका आप एक्सरे लोगे, आपको बकायदा बैंड देखने मिलेंगे आपको, ठीक है? कोई भी दो व्यक्ति के सभी बैंड, डीएनए के सभी बैंड कोई भी दो व्यक्ति के एक समान नहीं हो सकते हैं। केवल मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो एक ही जाइगोट के डिवाइड, एक ही एम्ब्रियो से के डिवाइड होने पर जो दो दो ट्विंस बने होते हैं उनको छोड़ दोगे तो हम सबके डीएनए के सारे सीक्वेंस एक समान मैच नहीं हो सकते हैं, ठीक है? अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कोई डीएनए हमें मिला, मान लीजिए किसी क्राइम सीन पर तुम गए, एज ए डॉक्टर तुम पहुंचे, यहां पे मेडिकल डिटेक्टिव के रूप में पहुंचे आप, तो वहां पे डीएनए मिला, आपको एक हेयर मिला या सिगरेट का एक हिस्सा मिला जिसमें लार थी, थूक थी उसके अंदर, उससे डीएनए निकाला, है ना? सेल मिला, डीएनए निकाला, तो वो जो डीएनए मिला ना, उस डीएनए का तो अमाउंट बहुत थोड़ा सा है, तो पहले उस डीएनए को मल्टीप्लाई करना पड़ता है कई गुना ताकि हम उसका एक्सपेरिमेंट में यूज कर सकें। तो उसके लिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूज करते हैं। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है वो डीएनए के एम्प्लीफिकेशन के लिए उपयोग करते हैं, डीएनए की मिलियंस ऑफ कॉपीज को तैयार करते हैं उससे हम। इतना याद रखो यहां पर, ठीक है ना? कैसे होता है, क्या होता है, ये पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है? तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए मल्टी मिलियंस ऑफ कॉपीज को तैयार करते हैं, और ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए के सीक्वेंस को पहचानने में हेल्प करता है, उसकी सेंसिटिविटी को ये बढ़ा देता है, ठीक है? आज हमारे पास डीएनए फिंगरप्रिंट्स के लिए कई सारे प्रोब हैं, आज हमारे पास मल्टीपल टाइप के प्रोब हैं कि किस तरह आज हम डिफरेंट टाइप के सीक्वेंस को पहचान सकते हैं। याद रखिएगा कि कई बार स्पेसिफिक हम क्या करते हैं, हम पहचानने के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोब का यूज करते हैं उनके, वो जो प्रोब होते हैं वो डीएनए के एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को पहचान लेते हैं उनके। तो आज हमारे पास जो है वो, और लगातार नए नए हम डीएनए प्रोब डेवलप भी कर रहे हैं जो डीएनए को पहचानने में हमारी हेल्प भी करते हैं, ठीक है? क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में तुमको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस बार जो है वो है बेटा कि आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जो स्टेप्स हैं वो 1 2 3 4 5 करके, तो वो आपको दे देगा 4 5 6 में क्या सीक्वेंस है ये, क्या कौन सा पहले आएगा, कौन सा स्टेप बाद में आएगा, तो वो हिस्सा याद रखना एग्जाम का पॉसिबल क्वेश्चन है बेटा है, ठीक है? खत्म ऑलमोस्ट, अब क्या बचा है इसमें, ठीक है? देखो, है ना? आप देखो ये आपके सामने जो है वो जो इमेज है ना बेटा, जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है उन्होंने कि जो है डीएनए फ्रॉम क्राइम्स। अब जो मैंने पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग इस इमेज को ध्यान से देखिएगा, जो मैंने आपको पढ़ा दिया उसके अकॉर्डिंग इस इमेज को ध्यान से देखिएगा, सारा कुछ बनेगा आपको, ठीक है?
क्लियर। फिर आपको ये जो है ना एब्रिविएशन, इनके फुल फॉर्म बताइए कि यूटीआर क्या होता है, बैक क्या होता है, याक क्या होता है, एचएनआरएनए क्या होता है, ओरी क्या होता है, एसएनपीस क्या होता है, एचजीपी क्या होता है, वीएनटीआर क्या होता है, ईएलएसआई का मतलब क्या, पीसीआर का मतलब क्या, ईएसटीस का मतलब क्या है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट। याद आया? ठीक है, तो आपको ये बताना है, ये आपको नोट करना है। ये जो पीछे एक्सरसाइज दे रखी होती है ना बेटा, वो सॉल्व करना है आपको। डिफाइन करो वीएनटीआर प्रोब क्या होता है, रिपीटेटिव डीएनए क्या होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, मिनी सैटेलाइट क्या होता है, इंड्यूसर क्या होता है, सीक्वेंस एनोटेशन का मतलब क्या होता है, ये सब तुमको डिफाइन करना है। ठीक है, तो ये सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को, भूलना नहीं। ठीक है, चलिए यहां पर हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पूरा होता है। मिलता हूं जल्दी आपसे फिर अगले सीक्वेंस में। अब देखो यार, क्रैश कोर्स में क्या है, क्रैश कोर्स इज ए टीम वर्क। क्रैश कोर्स इज ए टीम वर्क, तो इसमें क्या होता है, इसमें है ना और भी टीचर पार्टिसिपेट करते हैं। नंदी सर बहुत बड़ा टीचर है बेटा, शैल मैडम बहुत अच्छी टीचर है, कि प्लीज किसी को किसी से कंपेयर मत करो, वो मुझसे बेहतर है, खुद बेहतर है। ठीक है, तुम मुझसे प्यार करते हो इसलिए तुम मुझे मिस करते हो, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूं, सच बता रहा हूं। ठीक है, लेकिन क्या होता है बेटा कि ना हम लोग है ना सब, क्योंकि देखो अदरवाइज क्या होगा, मान लो ये पूरा एक टीम वर्क है बेटा, आपकी मैं भावनाओं की पूरी पूरी कद्र करता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम मुझे याद करते हो। ठीक है, फिर से आऊंगा, अभी इवोल्यूशन पढ़ाएंगे नंदी सर। ठीक है, उसके बाद फिर मेरा बारी आएगा, मैं पढ़ाऊंगा मिलकर। मतलब हमारा पर्पज ये कि हम पूरा सिलेबस एक बार क्रैश कोर्स में फिर से पूरा का पूरा पूरी शिद्दत से आपको एक बार फिर से पढ़ा दें हम। ठीक है ना, एवरीबडी इज डूइंग जस्टिस टू वॉट एवर पार्ट इज असाइंड। जावेद सर पढ़ा रहे हैं, अमर सर पढ़ा रहे हैं, चिन्मय सर पढ़ा रहे हैं, संजय सर पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, शैल मैडम पढ़ा रहे हैं, नंदी सर पढ़ा रहे हैं, सब मिलकर किन के लिए मेहनत कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए। ठीक है ना बेटा, लव यू बेटा ना, मिलते हैं अगली बार, बाय बाय।